Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the weekly newspaper analysis. तो आज जो हमारा सेशन है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। पिछले सप्ताह में अगर मान लो एक भी दिन आप लोगों ने करंट अफेयर्स स्किप कर दिया है या आप लोगों से न्यूज़पेपर वगैरह छूट गया है, कुछ आर्टिकल छूट गए हैं, डोंट वरी। आज का जो ये सेशन है लगभग 1 घंटे का जो सेशन होगा, इसमें आपको पूरे सप्ताह का करंट अफेयर्स ए टू जेड पढ़ाया जाएगा बिना कोई इम्पॉर्टेंट बात को स्किप किए। हाँ, ये बात नोट कर लेना, कोई भी इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे स्किप नहीं होने वाली। इसको इस तरीके से रेडी किया गया है। तो चलिए फिर तैयार हो जाइए। जितने भी लोगों ने मेरे साथ में लास्ट एक सप्ताह के अंदर में करंट अफेयर्स के पूरा डिस्कशन किया है, न्यूज़पेपर पढ़ा है, उनके लिए तो और भी आसान हो जाएगा। जो नए हैं वो भी अच्छी तरीके से समझ पाएंगे, इतना मैं लेकर चलने वाला हूँ इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर में। तो कल मैंने आप लोगों से पूछा भी था कि भाई क्या करना है, आज संडे है तो संडे में वीकली रिवीजन करना है या फिर नया कंटेंट पढ़ना है। मैंने ये बात भी बोली थी नया कंटेंट पढ़ा दूंगा अगर कुछ इंपॉर्टेंट होगा, बट आज अखबार बिल्कुल बेकार है। आज अखबार में कुछ भी काम का नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो एग्ज़ाम में पूछा जा सके, इसलिए हम लोग सीधा वीकली रिवीजन पर आ गए। तो आइए फिर शुरुआत करते हैं, फटाफट जानते हैं और समझते हैं कि पिछले सप्ताह क्या क्या चीज़ें चर्चाओं में रही है। क्योंकि आज का सेशन इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पिछले सप्ताह दोस्तों नोबेल प्राइज़ सारे के सारे दिए जा चुके हैं एक्सेप्ट इकोनॉमिक साइंस वाली कैटेगरी को छोड़कर। तो इकोनॉमिक साइंस वाली कैटेगरी का जब यहाँ पे न्यूज़ में होगा तब डिस्कस कर लेंगे। बाकी सब नोबेल प्राइज़ भी इसी वीडियो में डिस्कस किए जाने वाले हैं, तो बने रहिएगा, सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होगा। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो ये जो हमारा पहला आर्टिकल है, ये पहला आर्टिकल में बात हो रही है एक्सरसाइज कोनकन 2025 के बारे में। कल ये एक्सरसाइज वैसे समाप्त हो चुकी है, तो कल भी एक खबर पब्लिश हुई थी अखबार में, लेकिन हमने बहुत पहले ही पढ़ लिया था। ये रही आपके सामने वो न्यूज़ आर्टिकल जिसमें मेंशन किया गया कि यूके यानी ब्रिटिशर्स की बात हो रही है, तो यूके हो गया ब्रिटेन और इंडियन वॉरशिप, ये दोनों की दोनों वॉरशिप ने मिलकर 4 दिन का मैरीटाइम एक्सरसाइज शुरू किया है जिसका नाम है कोनकन। ये अभ्यास कहाँ पे शुरू किया गया है इस बार 2025 में? तो इंडियन ओशन में ये अभ्यास हुआ है, ध्यान में रखिएगा। अब ये एक्सरसाइज क्या होती है? एक प्रकार का अभ्यास जिसको आप लोग कई बार युद्ध अभ्यास भी कहते हैं क्योंकि ये सारी की सारी डिफेंस एक्सरसाइजेज हैं। लेकिन अब ये एक्सरसाइज हमारी मिलिट्री के बीच में यानी कि आर्मी के बीच में भी होती है, एयरफोर्स के बीच में भी होती है और दो कंट्रीज़ की नेवी के बीच में भी होती है। तो एग्ज़ाम में ये पूछ लेता है कि बताओ ये अभ्यास कोनकन हाल ही में चर्चाओं में था, ये कौन से दो देशों के बीच में होता है, ठीक है, या फिर ये किस प्रकार का अभ्यास है? एग्जाम के लिए ध्यान रखिएगा। तो कौन कौन अभ्यास कौन कौन से दो देशों के बीच में होता है? इंडिया और यूके के बीच में होता है। और स्पेशली ये किस प्रकार की अभ्यास है? ये एक नेवल एक्सरसाइज है, ध्यान रखिएगा। दोनों देशों की नेवी साथ में इकट्ठा मिलकर ये अभ्यास करती हैं, एक दूसरे की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल्स को सिखाती हैं, ठीक है। इनसे क्या होगा, दोनों देशों की नेवी के बीच में कम्युनिकेशन और ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। भविष्य में कोई रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना होगा तो दोनों देशों की नेवी साथ में मिलकर कोई बड़ा ऑपरेशन कंडक्ट कर सकती है। इसके लिए पहले से ही प्लानिंग और पहले से ही कोऑर्डिनेशन तो होना चाहिए ना। तो उसी कोऑर्डिनेशन को मेंटेन करने के लिए ये अभ्यास कंडक्ट किए जाते हैं जो अभी के समय पर चर्चाओं में है, विच इज़ एक्सरसाइज कोनकन 2025, ठीक है। नाम पूछ लेगा तो एक्सरसाइज कोनकन 2025। इस अभ्यास की शुरुआत होती है 2004 में। इंडियन नेवी और साथ ही साथ में जो यूके की नेवी है उसको रॉयल नेवी कहते हैं, इनके बीच में इस अभ्यास को कंडक्ट किया जाता है। अभी जो इंडियन ओशन में यह अभ्यास हुआ है इसमें यूके के इंपॉर्टेंट जहाज़ और भारत का जो एयरक्राफ्ट कैरियर है आईएनएस विक्रांत वो भी पहुंचा था। समझ गए? इसमें हमने क्या क्या प्रैक्टिस किया कि दुश्मन की पनडुब्बी अगर समुद्र के अंदर छिपकर हमारे पास में आ रही है तो हम कैसे उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, या हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर से यानी हमारे जहाज़ से दूसरे जहाज़ पे हम अपने फाइटर जेट को कैसे लैंड करवा सकते हैं, या उनके जहाज़ से वो फाइटर जेट हमारे जहाज़ पे कैसे लैंड हो सकता है, ये सब कुछ कंडक्ट किया गया। फिर यहीं पर दोस्तों यूके का एक बहुत बड़ा ऑपरेशन न्यूज़ में आया था, याद होगा, जिसका नाम है ऑपरेशन हाई मास्ट। ये ना हमारे आर्टिकल में भी है। तो मैंने बोला था आपको कि न्यूज़पेपर का एनालिसिस इस तरीके से करो कि कुछ भी इंपॉर्टेंट चीज़ें मत छोड़ो। अब ये पढ़ते तो ऊपर ऊपर से पढ़ के निकल जाते, लेकिन इसमें यहाँ पर हाईलाइट किया गया है ऑपरेशन हाई मास्ट को। तो ऑपरेशन हाई मास्ट क्या है? मल्टीनेशनल डिप्लॉयमेंट है, ध्यान रखिएगा। ये यूके का ऑपरेशन है। यूके का टारगेट है कि आने वाले 10 महीनों के अंदर में ये 12 देशों के साथ में इस प्रकार से अपनी सेनाओं के साथ में मिलकर अभ्यास करने वाले हैं, ठीक है। और ये जो ऑपरेशन हाई मास्ट है, पूछ लेगा कि बताओ ऑपरेशन हाई मास्ट कौन से देश ने शुरू किया है, या कौन से देश का ऑपरेशन है? तो वो है यूके का। और एक बात और याद रखनी है, जो एक्सरसाइज कोनकन के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं, ये एक्सरसाइज कोनकन ऑपरेशन हाई मास्ट का ही हिस्सा है, ठीक है। इससे लास्ट में क्या होगा? सिंपल सी बात है भाई, दोनों देशों के डिफेंस रिलेशंस बढ़ेंगे, इन दोनों के मैरीटाइम रिलेशंस इंप्रूव होंगे, यही तो फ़ायदा होगा बस, इसके अलावा क्या फ़ायदा होगा, ठीक है। मतलब दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन वगैरह इंप्रूव होगा, दैट्स इट, आर्टिकल ख़त्म।
इतनी सी बात याद रखनी है आपको इस आर्टिकल में से। चलिए दूसरा आर्टिकल, यहाँ पर बात हो रही है फिलीपींस के अंदर में कोरल लार्वा क्रायो बैंक ओपन किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सुनिए। ये रहा आपके सामने पूरा डिटेल्ड स्ट्रक्चर्ड में आर्टिकल, लेकिन आपको पढ़नी है केवल और केवल इंपॉर्टेंट बातें। जैसे मैं आपको बताऊं ये न्यूज़ में क्यों था, ये न्यूज़ आर्टिकल क्यों छपा है आखिरकार। इसके छपने का पीछे का रीज़न है हमारे साउथ ईस्ट एशिया में। जब मैं बात करता हूँ साउथ ईस्ट एशिया की, तो इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, है ना, ये जितने भी देश हैं इनकी बात कर रहा हूँ मैं। तो साउथ ईस्ट एशिया वाले रीजन में या साउथ ईस्ट एशिया का पहला कोरल लार्वा क्रायो बैंक ओपन कर दिया गया है। और ये जो क्रायो बैंक है ये कहाँ पे खोला जा रहा है, फिलीपींस के अंदर में खोला जा रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये पूछ लेगा कि बताओ हाल ही में साउथ ईस्ट एशिया का पहला कोरल लार्वा क्रायो बैंक यहाँ पे चर्चाओं में कहाँ पे ओपन हो रहा है, तो फिलीपींस में ओपन हो रहा है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि फिलीपींस भी तो भाई साउथ ईस्ट एशिया में ही है। अब क्वेश्चन ये है कि सर ये कोरल क्रायो बैंक है क्या। सुनो, ये आपने देखा होगा समुद्र के अंदर में इस तरीके से ढेर सारी कोरल्स पाई जाती हैं, अलग अलग कलर की ये जो कोरल्स है वो हमको दिखाई देती हैं, है ना, खूबसूरत सी कोरल्स होती हैं। और मैंने आपको बताया इनका जो जीवन है ना वो कैसे चलता है, एक एल्गाई के ऊपर डिपेंडेंट होता है इनका पूरा जीवन। यानी कि इस कोरल को ताकत देने के लिए इसका एक जीवन साथी है, एल्गाई है, जिसको हम कई बार बोलते हैं जूजेंथेलाई करके, यहाँ पर इसका नाम है। ठीक है, तो जूजेंथेलाई, ये एल्गाई अगर खत्म हो जाएगी तो ये कोरल मर जाएगा, कोरल सफ़ेद पड़ जाएगा। नहीं तो फिर जूजेंथेलाई से इसको पावर मिलती रहती है, तो ये इस तरीके से बहुत ज़्यादा रंग बिरंगी दिखाई देते हैं समुद्र के अंदर में। और ये ज़रूरी भी हैं, कई बार वेव्स वगैरह को भी एब्जॉर्ब करते हैं। तो कोरल्स, ये जीव बहुत ज़रूरी हैं समुद्र के लिए, समझ गए। तो आज क्या हो रहा है कि आज लगातार टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, क्लाइमेट चेंज बढ़ता चले जा रहा है। और टेम्परेचर बढ़ने की वजह से जो ये जूजेंथेलाई है ये खत्म हो रहा है, क्योंकि ओशन के अंदर भी एसिडिफिकेशन इंक्रीज हो रहा है। और जूजेंथेलाई अगर खत्म होगा तो यहाँ पर ये कोरल ब्लीचिंग शुरू हो जाएगी, यानी कोरल की हमने ताकत, जो उनका मेन फूड सोर्स था वो खत्म कर दिया, तो कोरल सफ़ेद पड़ने शुरू हो जाएंगे। तो कोरल आज धीरे धीरे करके मर रहे हैं। तो यही जो कोरल्स की जब हम बात करते हैं तो ऐसे ढेर सारे कोरल ऐसे हैं जो आज के समय पर बड़े संकट में जा चुके हैं। तो उनकी हम सुरक्षा कैसे करें, भविष्य में यहाँ पर उनको वापस से लेकर आया जा सके कैसे, क्योंकि मतलब पॉसिबिलिटी तो यही लग रही है कि जिस तरीके का टेम्परेचर कंट्रोल नहीं हो पा रहे हैं ना, उसके हिसाब से आने वाले समय पर कुछ प्रजातियां हैं कोरल की जो ख़त्म हो जाएंगी। तो इसी के लिए यहाँ पर ये टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया है जिसका नाम है कोरल लार्वा क्रायो बैंक। ये जो क्रायो बैंक है ना, इस क्रायो बैंक में हम क्या करने वाले हैं, कोरल के जो बीज होते हैं, जो सीड्स होते हैं, इसको प्रिजर्व करके रखेंगे, यानी इसको सुरक्षित करके रखा जाएगा यहाँ पे, ताकि भविष्य में अगर ये कोरल की प्रजाति खत्म हो जाती है तो इन बीजों को वापस से समुद्र में बोया जा सके, कोरल्स को वापस से रिप्रोड्यूस किया जा सके। इससे क्या होगा, ये प्रजाति दुनिया से समाप्त नहीं होगी। तो इसके लिए हमने क्रायो बैंक बनाया है। तो क्रायो बैंक में हम क्या करने वाले हैं, कोरल सीड्स को रखने वाले हैं। और कोरल सीड्स को रखा कैसे जाएगा, क्योंकि ये सड़ेंगे नहीं, ख़त्म नहीं होंगे। तो इसको रखने के लिए जो टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है वो है विट्रिफिकेशन। और इसको वापस से जब हम लोग समुद्र में आगे इंट्रोड्यूस करेंगे तो लेज़र वार्मिंग का मेथड का यूज़ करने वाले हैं। तो सर ये विट्रिफिकेशन क्या होता है, विट्रिफिकेशन का मतलब यहाँ पर यह है कि जैसे ऐसा नहीं है कि इसको बर्फ़ बना के रखा जाएगा या फ्रीज़र में बिल्कुल कवर कर दिया जाएगा, नहीं, लिक्विड नाइट्रोजन में कवर किया जाएगा। लिक्विड नाइट्रोजन का जो टेम्परेचर है वो -196 डिग्री सेल्सियस रखा जाएगा, यानी इसको गैसियस फॉर्म में रखा जाएगा, बिल्कुल ठंडे रीजन में। ठीक है, तो विट्रिफिकेशन आप लोगों से पूछ लेगा तो बता सकते हो आप क्या है। विट्रिफिकेशन का मतलब ये होता है कि जो कोरल का लार्वा है, लार्वा मतलब सीड्स की बात कर रहे हैं, बीज की बात कर रहे हैं, जिसको भविष्य में वापस से यहाँ पर कोरल का फॉर्म दिया जा सकता है। तो आज हम लोग ये जो कोरल के जो बीज हैं इनको क्रायो बैंक में रख रहे हैं। इस बैंक में रखने का तरीका क्या है कि भाई इस पहले लार्वा को क्रायो प्रोटेक्टेंट्स से ट्रीट किया जाएगा, यानी कुछ केमिकल्स वगैरह से उसके ऊपर में इस्तेमाल किया जाएगा। फिर उसको लिक्विड नाइट्रोजन में रख दिया जाएगा, ग्लास लाइक स्ट्रक्चर में, ग्लास लाइक स्टेट में यहाँ पर रखने वाले हैं। ठीक है, बिना कोई मतलब कोई ऐसा आइस फॉर्मेशन नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, कोई ऐसा बर्फ़ यहाँ पे नहीं बनने वाला है, केवल लिक्विड नाइट्रोजन, ठंडे लिक्विड नाइट्रोजन में रखा जाएगा। फिर जब भविष्य में यूज़ करना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, लेज़र का इस्तेमाल करेंगे, लेज़र से उसको गर्म करेंगे, गर्म करने के बाद में यहाँ पर उसको निकाला जाएगा और उस सीड को वापस से बो दिया जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, कोरल के जो सीड्स हैं उसको हम लोग लंबे समय तक प्रिजर्व करके रख सकेंगे फ्यूचर जनरेशन के लिए। इससे क्या होगा, हमारे बायोडाइवर्सिटी पे कोई असर नहीं पड़ेगा ज़्यादा। अगर भविष्य में हम क्लाइमेट चेंज को नहीं रोक पाते हैं और ये कोरल्स ख़त्म हो जाते हैं तो वापस से लाने की एक पॉसिबिलिटी अपने पास में होगी। ठीक है, अब क्वेश्चन यह है कि आज ये कोरल सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाए जाते हैं। देखो, कोरल्स का एक कोरल ट्रायंगल माना जाता है। जब मैं वर्ड यूज़ करता हूँ कोरल ट्रायंगल तो एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि बताओ कोरल ट्रायंगल में कौन कौन से देश आते हैं। तो इसमें इंडोनेशिया है, मलेशिया है, ठीक है, उसके अलावा फिलीपींस है, सोलोमन आइलैंड्स है, तिमोर लेस्ते है। ये सारे के सारे देश आपको देखने को मिलेंगे जो बेसिकली कोरल ट्रायंगल में आते हैं,
है ना? ये साउथ ईस्ट एशिया में भी है। मलेशिया हो गया, फिलीपींस हो गया, इंडोनेशिया हो गया, तिमोर लेस्ते हो गया, पपुआ न्यू गिनिया हो गया और सोलोमन आइलैंड्स हो गए। ठीक है? ध्यान रखिएगा यहीं पर सबसे ज़्यादा ये कोरल्स पाए जाते हैं। तो फिलीपींस में ही इस तरीके का एक हम लोगों ने क्या ओपन किया है, कोरल लार्वा क्रायो बैंक ओपन किया है। अब ये जो देशों के नाम मैंने आपको बताए, कोरल ट्रायंगल के बारे में बताया है। कोरल ट्रायंगल में यानी इन देशों के अंदर में 75% से ज़्यादा अलग अलग प्रकार की कोरल की स्पीशीज़ पाई जाती हैं, अलग अलग टर्टल की स्पीशीज़ पाई जाती हैं। तो ये समुद्र के हिसाब से बहुत रिच नेशंस हैं। ध्यान रखिएगा इनके पास में, इनके समुद्र में बहुत सारा खजाना छिपा हुआ है। ठीक, चलिए आगे आते हैं। अगला न्यूज़ आर्टिकल बेसिकली ये हमारा एक एडिटोरियल था। ध्यान रखिए मैंने इसमें एडिटोरियल वगैरह सब कुछ इंक्लूड कर दिए हैं। इस एडिटोरियल के कुछ पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे जो आप मेंस वगैरह में यूज़ कर सकते हैं। टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट पे प्रेजेंट था। क्वेश्चन ये था, वाई एडीआर इज़ क्रूशल फॉर इंडियन कोर्ट्स। भारत के कोर्ट्स, भारत के न्यायालयों के लिए एडीआर क्यों ज़रूरी है। जब मैं वर्ड यूज़ करता हूँ एडीआर, तो एडीआर का मतलब क्या है, ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। यानी कि जैसे आज ना धीरे धीरे करके हमारे कोर्ट्स के ऊपर में, यानी जो हमारे भारत के कोर्ट हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, सबके ऊपर में बर्डन बढ़ता चले जा रहा है। और बर्डन इतना बढ़ चुका है कि आज कोर्ट्स के अंदर में केसेस पेंडिंग पड़े हैं। कितने कितने केसेस पेंडिंग पड़े हैं, तो ये आपके सामने दृश्य है उसका। आज देखो जो हमारा नेशनल जुडिशल डेटा ग्रिड सेंटर होता है ना, उसके हिसाब से बताया जा रहा है 4.5 करोड़ से लेकर 5 करोड़ के आसपास केसेस पेंडिंग पड़े हैं 2025 में, जिसमें से 81,000 से लेकर 88,000 के आसपास केसेस पेंडिंग पड़े हैं सुप्रीम कोर्ट में। फिर 62 से 63 लाख केसेस पेंडिंग पड़े हैं हाई कोर्ट के अंदर में। फिर बाकी बचे कुछ जो करोड़ों केसेस है वो हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पेंडिंग पड़े हुए हैं। और केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं वो तो बात अलग है, उसके बावजूद भी हाई कोर्ट में वैकेंसीज खाली हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वैकेंसीज खाली हैं। तो आज ना हम लोग जजेस का अपॉइंटमेंट भी नहीं कर रहे हैं। तो प्रॉब्लम यह है कि आज जजेस की संख्या भी कम है। फॉर एग्जाम्पल जैसे सुप्रीम कोर्ट का ही एग्जाम्पल ले लें, तो सुप्रीम कोर्ट में 33 जज हैं। तो ये जो 33-34 जज आपको देखने को मिलेंगे, ये क्या है, ये 140 करोड़ की आबादी के लिए हैं। तो ये संख्या बहुत कम नहीं होगी। तो इसलिए बोला जाता है कि आज हमें कम से कम 50 से ज़्यादा जजेस की रिक्वायरमेंट है सुप्रीम कोर्ट के अंदर में। उसी तरीके से हाई कोर्ट में जजेस की पॉपुलेशन को इंप्रूव करना होगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर में जजेस की पॉपुलेशन को इंक्रीज़ करना होगा। क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो जजेस पे वर्कलोड बढ़ेगा, केसेस पेंडिंग रहेंगे ही, और आने वाले समय पर ये जो पेंडेंसी वाला मामला है ना, ये और गंभीर होता चला जाएगा। आज अगर हम राज्यों के हिसाब से देखें तो किन किन राज्यों में सबसे ज़्यादा केसेस पेंडिंग पड़े हैं। ठीक है, अगर हम लोग राज्यों के हिसाब से देखें तो किन किन राज्यों में सबसे ज़्यादा केसेस पेंडिंग पड़े हैं, तो इसमें आप देख पाओगे उत्तर प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है, बिहार है। ये रैंक वाइज आपको स्टेट्स देखने को मिलेंगे। तो इसका उपाय क्या है? उपाय यह है कि भाई हम एक एडीआर सिस्टम लेकर आ सकते हैं जिसको ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कहा गया है। इससे क्या होगा, एडीआर बेसिकली एक तरीका है ध्यान रखने का, एक टाइप कह सकते हो या फिर इसको एक मेथड कह सकते हो। इसके अंदर में बहुत सारे और भी अलग अलग प्रकार आते हैं। जैसे आज हम लोग लोक अदालत की बात करते हैं, तो लोक अदालत का मेन पर्पज़ यही है कि भैया कोर्ट के ऊपर में जो केसेस पेंडिंग पड़े हैं, इस बर्डन को कम करना। कैसे कि कोई व्यक्ति है, मान लो 2 पार्टीज़ है जिनके बीच में कोई डिस्प्यूट हुआ है, दोनों पार्टीज़ कोर्ट में जाने से पहले लोक अदालत के पास में जाएं, वहाँ पे अपने केसेस को देखें। इसमें ही दोस्तों एक मीडिएशन का तरीका आता है कि भाई एक बिचौलिया बैठेगा, वो इनके बीच में कॉम्प्रोमाइज़ करवाने की कोशिश करेगा। तो क्या इसमें हर एक केसेस को देखा जा सकता है? बिल्कुल नहीं। इसमें वही केसेस देखे जाएंगे जो छोटे मोटे मैटर्स होंगे, सिविल मैटर्स होंगे, परिवार का कोई विवाद होगा, वही केसेस को देखा जाएगा। ऐसा नहीं है कि कोई मर्डर का केस है, रेप का केस है, तो वो भी यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ करके निपटाया जा रहा है। नहीं, वो कोर्ट में ही जाएगा, वहाँ पे न्याय दिया जाएगा जिसके साथ में ये अपराध हुआ है। समझ गए? तो यही बोला जा रहा है कि भाई हमें जो छोटे छोटे केसेस है, क्योंकि हमारे कोर्ट के अंदर में ये छोटे छोटे केसेस का ही बर्डन सबसे ज़्यादा है। जो ये बड़े क्राइम्स हैं इनके केसेस फिर भी कम है। तो ये बोला जा रहा है एडीआर बना लो भाई, ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के तरीके, जिसमें आपका लोक अदालत हो जाएगा, उसके अलावा कह सकते हैं कि जो आर्बिट्रेशन का कोर्ट है वो हो जाएगा, मीडिएशन हो जाएगा। ये सारे तरीके हैं। इसमें बस खाली मतलब यही है कि कोर्ट में जाने से पहले सर आप यहाँ पर जा सकते हैं, यहाँ पर सुनवाई कर सकते हैं। अगर यहाँ पे संतुष्ट नहीं होते हैं तो जाकर आप कोर्ट में अपील कर सकते हैं। समझ गए? यहाँ पे टाइम भी कम लगेगा, इससे कोर्ट के ऊपर बर्डन भी कम हो जाएगा और आपका ज़्यादा पैसा खर्च भी नहीं होगा, क्योंकि एक बार कोर्ट कचहरी के चक्कर लगने शुरू हुए तो उसके बाद ढेर सारी मल्टीपल फीस भरना, चार्जेस भरना, ये बहुत सारा एक्स्ट्रा कॉस्ट हमारी लग जाती है। ठीक है, तो लास्ट में उपाय यही निकलता है राइटर का कि भैया ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन ज़रूरी है। इसके बिना जो ये केसेस आज अधूरे पड़े हैं, ये और भी बदतर सिचुएशन आ जाएगी आने वाले समय पर। कम से कम एडीआर होगा तो टाइम टू टाइम छोटे मोटे केसेस निपट तो सकेंगे। कम लोगों को 10-10 साल इंतज़ार तो नहीं करना पड़ेगा कि हाँ भाई यहाँ पर हमें जस्टिस अब मिलेगा, कब मिलेगा। ठीक है, तो वो इंतज़ार कर रहे हैं आज के समय पर। ठीक है, क्लियर हो गया दोस्तों?
चलिए आगे आते हैं अगले आर्टिकल पर। लेकिन अगले आर्टिकल पर बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके पास में बढ़िया मौका है इसको ज्वाइन करने के लिए। यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे करंट नोट्स के पीडीएफ्स वगैरह प्रोवाइड करवाए जाते हैं। मैं इन्हीं पीडीएफ्स की बात कर रहा हूँ, चाहे वो वीकली रिवीजन की पीडीएफ हो और ये डेली करंट जो हम लोग पढ़ाते हैं, डेली बहुत विस्तार से हम लोग डिस्कस करते हैं, सारे पीडीएफ इसी पर्टिकुलर ग्रुप में मिलने वाले हैं। तो आप लंबे समय के लिए एक एग्ज़ाम आपने चुना है, प्रिपरेशन कर रहे हैं, करंट अफेयर्स मेजर पोर्शन होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कई बार लोग परेशान होते हैं, पढ़े कहाँ से यार, सब जगह अलग अलग है। तो अपना आराम से एक ग्रुप ज्वाइन करके रख सकते हैं। और इस ग्रुप का जो फ़ी पेमेंट है वो भी बहुत मिनिमम है अभी के लिए, जस्ट 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप 499 में इस ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए करना क्या है, व्हाट्सएप पर जाना, यहाँ पर आपको एक नंबर दिया गया है 8534873368। इस नंबर पर मैसेज कर देना कि आई वांट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। वहाँ पे आपको रिप्लाई मिलेगा, पेमेंट का प्रोसेस दिया जाएगा एंड डेमो वीडियो का लिंक मिलेगा। उसको देख सकते हैं और अपने आप को कंप्लीटली सेटिस्फाई करने के बाद में जाकर ये इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक ग्रुप अपना ज्वाइन करके रख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर फ़ी पेमेंट बहुत मिनिमम है, आपका अमाउंट भी तुरंत रिकवर हो जाएगा, पीडीएफ्स आपको डेली बेसिस पे प्रोवाइड करवाए जाएंगे। ठीक, चलिए वापस ट्रैक पर आते हैं। तो हमने एक और आर्टिकल डिस्कस किया था, याद होगा, जीनोबायोलॉजी को लेकर, ये भी चर्चाओं में था। ये आप देख पाओगे हमारे द हिंदू में ही मैंने सभी आर्टिकल लगा दिए हैं, ये भी आर्टिकल टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट पर प्रेजेंट है। जीनोबायोलॉजी क्या होती है, बस खाली इतना ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए तो कम से कम आपको पता तो होना चाहिए। जीनोबायोलॉजी का मतलब यहाँ पर यह है कि पॉसिबल लाइफ फॉर्म्स की स्टडी करना। यानी जैसे आज जो जीवन है वो हमारे अर्थ पर है, जो हमारी पृथ्वी है हमको एक वरदान के रूप में मिली है। क्या ऐसा कोई दूसरा प्लैनेट है जिसके ऊपर में ये सारी सुविधाएं हैं, ऑक्सीजन है, पानी है, सब कुछ है, रह सकते हैं, हैबिटेबल जोन वाला रीजन कहीं नहीं मिलेगा। ये हमारी अर्थ है, अभी तक पॉसिबल होगा वो सारा का सारा, लेकिन आगे बहुत खोज की ज़रूरत है। तो दोस्तों यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि जो जीवन अर्थ पे नहीं है, अर्थ के बाहर जो जीवन है स्पेशली उसकी स्टडी करना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जेनोबायोलॉजी कहते हैं। जेनो मतलब होता है फॉरेन, बायो मतलब होता है लाइफ, तो फॉरेन लाइफ की स्टडी करना इज नोन एज जेनोबायोलॉजी। इसका मेन पर्पज़ है कि जीवन क्या दूसरे और पर्सपेक्टिव में भी हो सकता है। जैसे आज हम लोग कहते हैं कि जीवन के लिए ऑक्सीजन, वाटर, ये सब की बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो हम ये खोज रहे हैं क्या जीवन मीथेन में जिया जा सकता है, अमोनिया में हो सकता है, इथेन के गैसेस के अंदर में यहाँ पर हो सकता है। क्योंकि आज हम लोगों ने बहुत सारे स्पेस मिशंस लॉन्च करे हैं। फॉर एग्जांपल यूरोपा के ऊपर में, टाइटन के ऊपर में, ये सारे के सारे हमारे जुपिटर, सैटर्न के चंद्रमा हैं, उनके ऊपर हमने लॉन्च किया है मिशन। मीथेन की लेक्स वहाँ पर मिली हैं, हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं क्या कोई जीवन पॉसिबल है वहाँ पर। तो हमारा क्वेश्चन यही है जेनोबायोलॉजी के अंदर में, क्या जो जीवन अर्थ के ऊपर यानी पृथ्वी के ऊपर है, क्या केवल यही जीवन है या किसी और दूसरे कंडीशन में भी लाइफ पॉसिबल हो सकती है, इसकी स्टडी करना, इसको हम लोग बोलते हैं जेनोबायोलॉजी। एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए तो बता देना भैया फॉरेन लाइफ की स्टडी करना, इसी को हम जेनोबायोलॉजी कहते हैं। ठीक है, फिर आपका अगला अगला न्यूज़ आर्टिकल न्यूज़ में था, ये था आईएनएस एंड्रॉथ। ये भारत की नेवी का एक नया एंटी सबमरीन वॉरफेयर शिप है, आपको याद होगा। और ये केवल वॉरफेयर शिप नहीं है, इसका पूरा नाम है, मतलब नाम तो इसका आईएनएस एंड्रॉथ ही है, लेकिन ये क्या है, ये ASWSWC है, यानी एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट। दुश्मन की पनडुब्बी, पनडुब्बी जो समुद्र के अंदर चलती है, दुश्मन की पनडुब्बी को पता लगाकर उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए यहाँ पर ये बनाया गया है, ताकि हम अपने समुद्र के किनारे, तट के किनारे अपने आप की सुरक्षा कर सकें। चाइना, पाकिस्तान जैसे अपनी सबमरीन्स का इस्तेमाल करके भारत में कोई किसी प्रकार का सर्विलांस ना करे, निगरानी ना बनाए। तो हम अपने आप की प्रोटेक्शन करने के लिए इस प्रकार के जहाज़ बनाते हैं, ध्यान रखिएगा, जिनका मेन काम है खोज कर पनडुब्बियों को निकालना और निकालने के बाद में समुद्र से उनको डिस्ट्रॉय करना। तो यही दोस्तों आईएनएस एंड्रॉथ है, ध्यान रखिएगा। और इस साल 2025 में ये जो ASWSWC है ना, एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट, ये दो ऐसे जहाज़ चर्चाओं में। एक तो आईएनएस एंड्रॉथ, ये इस साल का दूसरा जहाज़ है जो चर्चाओं में आ चुका है। पहला कौन सा है, पहला है आईएनएस अर्नाला, ध्यान रखना। तो ये जो आईएनएस एंड्रॉथ है ना, ये भी अर्नाला सीरीज़ में ही कवर किया गया है। आईएनएस एंड्रॉथ अर्नाला सीरीज़ में ही आने वाला ये जहाज़ है। एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि जो हमने ये जहाज़ बनाने शुरू करे हैं ना, ASWSWC, इसमें अभी हमने अर्नाला बना के भारत की नेवी को सौंपा है इसी साल जून 2025 में। तो अर्नाला पहला जहाज़ था, तो हमने इस सीरीज़ का नाम अर्नाला सीरीज़ रख दिया है। तो एंड्रॉथ भी अर्नाला वाली सीरीज़ में ही आता है। ठीक है, जिसमें अर्नाला पहला जहाज़ है, एंड्रॉथ दूसरा जहाज़ है, और ऐसे अभी बहुत सारे जहाज़ अपने पास में आने वाले हैं जो दुश्मन की पनडुब्बियों को ढूंढ ढूंढ के मारेंगे।
तो अरनाला है, उसके अलावा यहाँ पर आप देख पाओगे एंड्रॉथ है, ये तो यहाँ पर डिलीवर कर दिए गए हैं, कमीशन कर दिए गए हैं, कमीशन की तारीख दिख रही होगी। अभी ये सारे जहाज़ हैं, अभय, आग्रह, अजय, अक्षय, ये सारे जहाज़ भी आने बाकी हैं, आने वाले समय पर ये भी न्यूज़ में रहेंगे। ये सारे किस प्रकार के जहाज़ हैं? तो अगेन याद रखना है, ASW, SWC वाले जहाज़ हैं ये, यानी एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट, इसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, सिंपल, काम खत्म। बस इतना ही पूछेगा, INS एंड्रॉथ रिसेंटली न्यूज़ में था, ये क्या है? ठीक, चलिए अगला आर्टिकल। अगला आर्टिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए यहाँ पर न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ था। इस आर्टिकल में बात हो रही है डेलिब्रेशंस कंटिन्यू ऑन प्रपोज न्यूक्लियर बिल। देखो एक्चुअली में क्या है कि इंडिया की पार्लियामेंट में न्यूक्लियर बिल को प्रस्तुत किया गया था आज से कुछ महीनों पहले। उस न्यूक्लियर बिल पे बातचीत ये हो रही है कि भाई हम अपने न्यूक्लियर लॉज में बदलाव करें या ना बदलाव करें, क्योंकि सरकार आज सोच रही है कि अपने भारत के अंदर में दो अलग अलग न्यूक्लियर लॉज में बदलाव किया जाए। अब ये न्यूक्लियर लॉज हैं क्या? भाई यहाँ पर आप न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में समझते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी की हम बात कर रहे हैं तो ये कैसे जनरेट होती है? न्यूक्लियर पावर प्लांट से जनरेट होती है। आज बिजली बनाने का एक बहुत अच्छा तरीका है न्यूक्लियर एनर्जी। अब न्यूक्लियर एनर्जी के अच्छे तरीके भी हैं, गलत तरीके भी हैं। न्यूक्लियर एनर्जी से ही हम लोग न्यूक्लियर बॉम्ब बना लेते हैं जो विस्फोटक है, लेकिन न्यूक्लियर एनर्जी से ही एक साफ़ सुथरी बिजली बनाई जा सकती है जिससे कोई प्रदूषण नहीं होता। नहीं तो फिर आज बिजली किससे बन रही है? कोयला जलाकर हो रही है, लेकिन वहाँ तो प्रदूषण हो रहा है। तो न्यूक्लियर एनर्जी यहाँ पे बहुत हेल्पफुल होती है। तो इसको हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल है। आज भारत के अंदर में ध्यान रखना, आज भारत के अंदर में जो पूरा न्यूक्लियर सेक्टर है इसको सरकार संभालती है, सेंट्रल गवर्नमेंट संभालती है। ठीक है, ये आपके सामने भारत के न्यूक्लियर सेक्टर का फ्रेमवर्क प्रेजेंट है। फटाफट इस पर नज़र मारो क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। तो एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए कि इंडिया का न्यूक्लियर सेक्टर किसके अंडर में आता है, तो ये पूरा एंटायर सेक्टर भारत सरकार के अंडर में आता है। लेकिन भारत सरकार अकेले थोड़ी इसको ऑपरेट करती होगी। आज भारत में जितने भी न्यूक्लियर रिएक्टर्स प्रेजेंट है जहां पर बिजली बन रही है, उसको ऑपरेट करने के लिए अलग अलग पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स बनाई गई हैं, जिसको कई बार हम PSUs कहते हैं। तो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में एक है NPCIL, दूसरी है भाविन, तीसरी है अश्विन। ये PSUs हैं। ठीक है, अब इंडिया में पूरे न्यूक्लियर सेक्टर को गवर्न करने के लिए, मैनेज करने के लिए हमारे पास में एक एक्ट है जिसका नाम है एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962, और जो दूसरा एक्ट है उसका नाम है सिविल लाइबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट 2010। ये वाला ऊपर वाला 1962 में लाया गया था, नीचे वाला 2010 में लाया गया था। तो ये भारत के अंदर में मैनेज करने के लिए पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है। तो इंडिया का न्यूक्लियर सेक्टर भारत सरकार मैनेज करती है अपनी अलग अलग डिपार्टमेंट्स के माध्यम से, और दो कानून इसके अंदर में आते हैं, एटॉमिक एनर्जी एक्ट और CLND एक्ट। दिस इज सिविल लाइबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट। तो जो 2010 वाला कानून है ना, ये थोड़ा सा ज़्यादा खटक रहा है। क्यों? क्योंकि आज हम लोग चाहते हैं, हमारा टारगेट क्या है, ध्यान से सुनना। हमारा टारगेट यह है कि हम न्यूक्लियर एनर्जी को बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करें, ज़्यादा से ज़्यादा बनाएं, ज़्यादा से ज़्यादा बिजली उस तरीके से प्रोड्यूस करें जिससे प्रदूषण ना हो। तो हमारा टारगेट है 2047 तक 100 गीगावाट की न्यूक्लियर कैपेसिटी को भारत अचीव कर सके। ये है हमारा पूरा टारगेट। लेकिन आज हम कितनी अचीव कर चुके हैं? केवल 8 गीगावाट। आप इमेजिन कर रहे हैं 2047 तक 100 गीगावाट की न्यूक्लियर कैपेसिटी अचीव करने की बात हो रही है। करेंटली हम लोग जो स्टैंड करते हैं वो 8 गीगावाट की स्टेज पर हैं। तो इसको बहुत ज़्यादा बढ़ाना होगा। अब अकेले सरकार कर नहीं सकती क्योंकि गवर्नमेंट पे और भी चीज़ों का बर्डन है। गवर्नमेंट कितना खर्च कर देगी अकेले? तो गवर्नमेंट चाहती है यहाँ पे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हो, प्राइवेट कंपनीज भी बीच में आना शुरू हो जाए। तो प्राइवेट कंपनीज में चाहे हम लोग भारत की बात कर रहे हैं, चाहे वो अडानी हो, अंबानी हो या फिर टाटा हो, ये इंडिया वाली कंपनीज भी आए, डोमेस्टिक कंपनीज को भी हम चाहते हैं। और साथ ही साथ हम दोस्तों फॉरेन कंपनीज पर भी नज़र गड़ा कर बैठे हुए हैं, जिसमें खासकर अमेरिका है, USA के साथ साथ फ्रांस है, जर्मनी है। ये भी भारत के अंदर में न्यूक्लियर रिएक्टर्स लगाना चाहते हैं। कहोगे बहुत अच्छी बात है, लगाना चाहते हैं तो बुलाओ, लगवाओ। लेकिन लगाना चाहते हैं ये लोग, लेकिन आके लगा नहीं रहे, आज डर रहे हैं। और डर क्यों रहे हैं? डरने के पीछे का रीज़न है भारत का ये वाला कानून जिसको हम बोलते हैं CLND एक्ट 2010, सिविल लाइबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट। ये कानून क्या कहता है? ये कानून कहता है कि देखो, आप अगर आते हो, ठीक है, यानी बाहर की कंपनीज़ की बात कर रहे हैं और प्राइवेट कंपनीज़ की, चाहे वो इंडिया की हो चाहे बाहर की हो, आओ न्यूक्लियर रिएक्टर लगाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमारा कानून ये कहता है कि अगर कोई हादसा हो गया, आगे कोई एक्सीडेंट हो गया, तो एक्सीडेंट होने का जो जिम्मेदारी है वो आपकी रहेगी। और फिर आपकी जिम्मेदारी बनती है, चाहे फॉरेन कंपनीज हो, बाहर की कंपनी का काम केवल इतना है कि वो आके बस खाली न्यूक्लियर प्लांट लगा के चले जाएंगे, फिर ऑपरेट करने का काम तो हमारा है ना। लेकिन हमारा कानून ये कहता है कि विदेश की कंपनी भी जिम्मेदार होगी, वो भी कंपनसेशन देगी, भुगतान देगी। अब यहाँ पे कंपनसेशन की एक लिमिट होती तो ठीक भी था, कंपनसेशन की कोई लिमिट नहीं है यहाँ पर, कह रहे हैं ये लोग।
तो जब कंपनसेशन की लिमिट नहीं है तो ये कंपनीज डर रही हैं कि भाई वाकई में अगर मान लो कोई हादसा हो भी गया, हम तो पूरी अच्छा से लगाएंगे लेकिन कोई एक्सीडेंट हो भी गया तो सारा भुगतान हमको भी करना पड़ेगा, हमको भी ढेर सारा पैसा देना पड़ेगा। तो ये कंपनीज आज आ ही नहीं रही हैं भारत के अंदर में इस पर्टिकुलर न्यूक्लियर प्लांट सेक्टर में आने के लिए। मतलब एक तरफ इंटरेस्ट है लेकिन ये हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। रीज़न हमारा कानून। तो इसी कानून में बदलाव करने के लिए ही बातचीत हो रही है सर, डिस्कशंस हो रहे हैं, क्वेश्चंस यहाँ पर उठाए जा रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर को कैसे लेकर आया जाए। तो बस खाली यही है कि आने वाले समय पर थोड़ा बदलाव किया जाएगा। इन दो लॉज के अंदर में बदलाव करने की बात हो रही है। इन दोनों में बदलाव कर देंगे तो जिससे प्राइवेट कंपनीज और फॉरेन कंपनीज को ताकत मिल जाएगी कि वो न्यूक्लियर पावर जनरेशन में आ जाएं। इसके लिए इन प्राइवेट कंपनीज को थोड़ा खुश करना होगा। इस कानून में जो ये सख्ती है आज के समय पर, इसको थोड़ा सा आसान करना होगा, जिससे प्राइवेट कंपनीज को लगे कि हाँ भाई आज हमारे ऊपर बर्डन नहीं पड़ेगा। अगर कुछ हादसा होता भी है तो यहाँ पर गवर्नमेंट भी इसमें शामिल होगी, मिलकर काम करेंगे। कुछ ऐसे हौसला यहाँ पर उनका जीतना होगा। तभी आपने जो ये टारगेट रखा है ना 100 गीगावाट का न्यूक्लियर कैपेसिटी को जनरेट करना, तभी वो टारगेट पूरा हो पाएगा। ठीक, चलिए अगले न्यूज़ आर्टिकल पर आते हैं। फिर हमने नेक्स्ट आर्टिकल डिस्कस किया था फिशरीज सेक्टर के बारे में। आई होप आपको ये ध्यान में आ रहा होगा, याद होगा। फिशरीज सेक्टर के बारे में क्या क्या डिस्कशंस हुए थे, आइए मैं आपको फटाफट समझाता हूँ। एक्चुअली में यहाँ पर आर्टिकल आपको दिख रहा होगा कि अमेरिका ने इंडिया के ऊपर में बहुत सारे टैक्सेस यानी टैरिफ वगैरह इम्पोज करे। इंडिया ढेर सारी जो मछलियाँ हैं, श्रिम्प्स जिसको हम झींगा कहते हैं, क्रैब्स वगैरह, ये सब एक्सपोर्ट करता है यूएसए में। तो यूएसए में भी सी फूड खाया जाता है तो हम एक्सपोर्ट करते हैं भाई। अब एक्सपोर्ट करते हैं तो उन्होंने टैक्स लगा दिया, टैक्स लगा दिया तो वो महंगा हो गया। तो महंगा होने के बाद में आज हमको बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो हमने यहाँ पर एक डिसीजन लिया है। डिसीजन ये लिया है कि यूएसए के टैक्स से अगर बचना है तो भारत के फिशरीज सेक्टर को हमें एक पहचान देनी होगी और एक सर्टिफिकेशन दिलवाना होगा। तो भारत का जो ये पूरा फिशरी सेक्टर है, इसको एक सर्टिफिकेशन किस चीज़ का दिलवाना होगा? ये एमएससी सर्टिफिकेशन दिलवाना होगा, जिसको नाम दिया है मैरीन स्टीवर्ड काउंसिल सर्टिफिकेशन। तो इसके लिए इंडिया तैयारी शुरू कर चुका है। आज भारत के 10 अलग अलग फ़िश की प्रजातियां हैं जिसको हमने भेज दिया है सर्टिफिकेशन के लिए। एमएससी सर्टिफाई कर देगा उसे 2026 तक। तो जैसे ही सर्टिफिकेशन मिल जाएगा मतलब हमारी फ़िश की क्वालिटी बहुत अच्छी है, इस चीज़ को बताया जाएगा दुनिया में। और जब फ़िश की क्वालिटी अच्छी है, सब कुछ बढ़िया तरीके से प्रोड्यूस हुआ है, तो ज़्यादा कंट्रीज़ ज़्यादा परचेज़ करेंगी और हमको अच्छा प्राइस देंगी। तो भले ही यहाँ पर यूएसए ना परचेज़ करे फिर तो कोई बात नहीं, यूरोप, जापान, चाइना परचेज़ कर रहा है, चाइना उसको और भी परचेज़ करेगा और इसके अच्छे प्राइसेस हमको देंगे क्योंकि उसको सर्टिफिकेशन मिल चुका होगा एमएससी का। तो आज हम अपनी 10 अलग अलग मछलियों की प्रजाति पे एमएससी सर्टिफिकेशन के लिए अप्लाई कर चुके हैं। 2026 तक ये मिल जाएगा। फिर आने वाले समय पर इससे हमारे किसानों को, स्पेशली जो मछुआरे हैं, उनको फ़ायदा होगा। उनको ज़्यादा अच्छा पैसा मिलेगा, ज़्यादा रेवेन्यू मिलेगा, ज़्यादा दाम मिलेगा क्योंकि एमएससी सर्टिफिकेशन मिल चुका होगा हमारी मछलियों को। ठीक है, जिसका मतलब हमारी मछलियाँ हाई क्वालिटीज़ की हैं जो अलग अलग कंट्रीज़ में जा रही हैं। तो ये सब कुछ करना ज़रूरी था। ज़रूरी इसलिए था कि नहीं तो फिर यूएसए के इस एक्शन की वजह से इंडिया को झटका लग रहा था। और झटका लगते ही दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन उठता है एम्प्लॉयमेंट के ऊपर में, क्योंकि आज 28 मिलियन के आसपास लोग डायरेक्टली कनेक्टेड हैं, उनका रोज़गार डिपेंड करता है इस मछुआरे वाले सेक्टर से। फिर यही दो फिशरी सेक्टर है, ये भारत की टोटल इकॉनमी के अंदर में जीडीपी में कंट्रीब्यूशन देता है। देश की जीडीपी में 1.2% का कंट्रीब्यूशन है फिशरी सेक्टर का अकेला। और पूरे एग्रीकल्चर सेक्टर की जीडीपी देखेंगे तो उसमें 7% का योगदान है। हम आज $8 बिलियन का साल भर के हिसाब से, आप इमेजिन करो, हर साल $8 बिलियन की मछलियाँ एक्सपोर्ट की जाती हैं या सी फूड एक्सपोर्ट किया जाता है, जिसमें श्रिम्प है, कटल फिश है, स्क्विड है, टूना है, ये सब एक्सपोर्ट किया जाता है। तो भारत के फिशरी सेक्टर को सपोर्ट करने के लिए सरकार की कुछ स्कीम्स भी हैं, जिसमें सबसे पॉपुलर स्कीम है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। ध्यान रखिएगा, इसको साल 2020 में लॉन्च किया गया था। इसमें 20,000 करोड़ रुपए अनाउंस करे गए थे ताकि हम अपने फिशरी सेक्टर में मॉडर्नाइजेशन करेंगे, हम अपने मछुआरों को सपोर्ट करेंगे। तो अभी ये मछलियों को, यानी 10 अलग अलग प्रजातियां हैं जिस पे भारत एमएससी सर्टिफिकेशन की मांग कर रहा है। एमएससी सर्टिफिकेशन है क्या? मैरीन स्टीवर्ड काउंसिल। ये 1997 में बनाया गया था, फाउंड किया गया था। इसका मेन पर्पज़ यह होता है कि किसी भी मछली की प्रजाति को अगर ये सर्टिफिकेशन मिल जाता है, इसका मतलब कि हम उस मछली को सही तरीके से बना रहे हैं, मतलब कि सही तरीके से उसको पाल रहे हैं, सही तरीके से फ़िशिंग कर रहे हैं, फ़िशिंग करते वक्त कोई एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं हो रहा है। तो बेसिकली ऐसी चीज़ें दर्शाई जाती हैं जिससे दूसरी कंट्रीज़ खुश हो जाती हैं कि हाँ भाई, अच्छी तरीके से फ़िशिंग की गई है, एक एमएससी सर्टिफाइड प्रोडक्ट है, मार्केट में अच्छा प्राइस हमको मिलता है। ठीक है, हर 5 साल बाद, ध्यान रखना, ये 5 साल बाद, हर 5 साल बाद इसको ऑडिट करवाना पड़ता है क्योंकि ये 5 साल के लिए सर्टिफिकेशन होता है। इसमें हर साल फिर चेकिंग भी होती है कि सही तरीके से काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक,
चलिए भाई, आगे आते हैं। अब यहाँ पर आते हैं नोबेल प्राइज़। अब आपको पता होगा पिछले सप्ताह बहुत सारे नोबेल प्राइज़ चर्चाओं में रहे हैं। तो वैसे 6 कैटेगरीज़ में नोबेल प्राइज़ दिए जाते हैं, 5 कैटेगरीज़ में ऑलरेडी दिए जा चुके हैं, 1 कैटेगरी इकोनॉमिक साइंस की अभी भी बची हुई है। तो वो भी समझेंगे, लेकिन फटाफट दोस्तों मैंने लाइन से इसी वजह से मैंने सारे नोबेल प्राइज़ एक ही सीक्वेंस में लगा दिए हैं। तो यहाँ से आपका वीडियो आज ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम सारे नोबेल प्राइज़ को देखने वाले हैं फटाफट। तो पहला जो अच्छा इसको भी शुरू करने से पहले मैं आपको नोबेल प्राइज़ के बारे में कुछ बेसिक फैक्ट्स वगैरह समझा देता हूँ। ये रहा अपना एक बहुत ही ज़्यादा शानदार स्ट्रक्चर। नोबेल प्राइज़ कुछ ऐसा होता है दोस्तों, ऐसा मेडल दिया जाता है जिस मेडल के ऊपर में एक पर्सन की फ़ोटो बनी होती है। इनका नाम है एल्फ्रेड नोबेल, जो डायनामाइट के इन्वेंटर थे और इन्हीं के नाम पे नोबेल प्राइज़ की शुरुआत होती है। पहला नोबेल प्राइज़ 1901 में दिया गया। आज जो नोबेल प्राइज़ हैं 6 अलग-अलग फ़ील्ड्स में दिए जाते हैं, ध्यान में रखिएगा। वो 6 फ़ील्ड्स कौन-कौन सी हैं? इसमें सबसे पहला है फ़िज़िक्स की फ़ील्ड, दूसरी केमिस्ट्री, तीसरी मेडिसिन, चौथी लिटरेचर और पाँचवीं पीस। तो ये पाँचों की पाँचों कैटेगरीज़ में 2025 वाला नोबेल प्राइज़ तो ऑलरेडी अनाउंस कर दिया गया है, दे दिया गया है, अभी हम लोग समझेंगे। इकोनॉमिक साइंस वाला रह गया है, तो इकोनॉमिक साइंस वाले प्राइज़ को बाद में ऐड किया गया था, ध्यान रखिएगा। तो ये अभी चर्चाओं में है, ये अभी रह गया है। तो नोबेल प्राइज़ में एक बात और ध्यान रखनी है, ये 6 कैटेगरीज़ हैं जो हमने डिस्कस किया। इन 6 कैटेगरीज़ में जो नोबेल पीस प्राइज़ होता है, इसको दूसरी कमिटी देती है। वेट, अभी मैं यहाँ पर इसको थोड़ा-सा क्लियर कर दूँ ना, तो आपको क्लियरली यहाँ पर दिखाई देगा। जैसे फिज़िक्स वाला जो नोबेल प्राइज़ है, इसको कौन देता है, कौन-सी कमिटी अनाउंस करती है? रॉयल स्वीडिश कमिटी। केमिस्ट्री वाला भी सेम है, मेडिसिन वाला भी सेम है, ठीक है लगभग। और उसके अलावा लिटरेचर वाला भी सेम है, उसके अलावा इकोनॉमिक साइंस वाला भी सेम है। बचता कौन-सा है? पीस वाला। तो जो पीस वाला नोबेल पीस प्राइज़ जो होता है, शांति के लिए जो दिया जाता है, जो रिसेंटली वेनेजुएला के अंदर में ऑपोजिशन लीडर को दिया गया है, वो नॉर्वेजियन नोबेल कमिटी के थ्रू दिया जाता है। कहने का मतलब यह है कि जब ये नोबेल प्राइज़ अभी तो केवल अनाउंस हो रहे हैं और एग्जैक्टली फिजिकल फॉर्म में जब इन सभी लोगों को ये नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया जाएगा, इनको दिया जाएगा, हैंडओवर किया जाएगा, तो वो दिसंबर के महीने में हम लोग करते हैं। तो जब ये दिसंबर का महीना शुरू होगा दोस्तों, तो दिसंबर में एक पर्टिकुलर डेट में 2 जगह पर इवेंट होगा। एक इवेंट होगा स्वीडन में और एक होगा यहाँ पर नॉर्वे में। तो ध्यान रखिएगा, पीस वाले प्राइज़ को छोड़कर बाकी सारे के सारे जो पाँचों प्राइजेज़ हैं, ये स्वीडन में ही दिए जाएंगे इन लोगों को। लेकिन जो नोबेल पीस प्राइज़ दिया जाता है, वो नॉर्वे में दिया जाता है। नॉर्वे में एग्जैक्टली ओस्लो नाम की जगह है, यहाँ पर ये दिया जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया? ये बहुत बेसिक सी चीज़ है, इंपॉर्टेंट है, बार-बार बता रहा हूँ ताकि एग्जामिनेशन में कोई क्वेश्चन बने तो आपके दिमाग को एकदम से झटका लगे कि हाँ, सर ने बहुत बार बताया था ये वाला पॉइंट। ठीक? चलिए, तो अभी हम 2025 के नोबेल प्राइज़ डिस्कस कर रहे हैं। नाउ फर्स्ट प्राइज़ इज़ नोबेल प्राइज़ इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन। तो फिजियोलॉजी और मेडिसिन की कैटेगरी में ये 3 पर्सन हैं जिनको नोबेल प्राइज़ से 2025 में सम्मानित किया गया है। पहली यहाँ पर एक फीमेल मेंबर हैं जिनका नाम है मैरी ब्रंको, दूसरे हैं फ्रेड रैम्सडेल एंड तीसरे हैं शिमोन साकागुची। तो ये आपको देखने को मिल जाएंगे 3 इंपॉर्टेंट पर्सन्स जिनको मेडिसिन की कैटेगरी में मिला है। लेकिन मेडिसिन की कैटेगरी में सर जी इन्होंने किया क्या है जिसके लिए इनको नोबेल प्राइज़ मिला? क्वेश्चन तो यही है ना। तो इन्होंने दोस्तों यहाँ पर हमको समझाया है, एक्सप्लेन किया है रेगुलेटरी टी सेल्स के बारे में और FOXP3 जीन के बारे में। क्योंकि फिजियोलॉजी की बात हो रही है, मेडिसिन की बात हो रही है, तो किसी ना किसी हम लोग यहाँ पर बॉडी स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, बीमारी की बात कर रहे हैं ना। तो एक्चुअली में क्या होता है, देखो आज हमारे बॉडी के अंदर में बहुत सारे सेल्स हैं। हमारी बॉडी कोशिकाओं से मिलकर बनी है, सेल से मिलकर बनी है। इसी में ही बहुत ही प्रोमिनेंट सेल्स होते हैं, बी और टी सेल्स। ठीक है, इसके बारे में आपने सुना होगा, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। बी सेल्स और टी सेल्स का मेन काम क्या होता है? इनका मेन काम होता है कि आपके बॉडी को बैक्टीरिया वगैरह यानी जो पैथोजेंस हैं इनसे बचाना, बैक्टीरियल डिजीज, इन सब इन्फेक्शन से बचाने का काम होता है। ठीक है, तो ये आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहा होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब प्रोटेक्ट करना होता है और खासकर हमारी ये इम्यूनिटी को, जो इम्यून सिस्टम है उसको अच्छी तरीके से बैलेंस करके वर्क करवा रहा होता है। अब ये इम्यून सिस्टम क्या होता है, ये आप लोगों को पता है कि भाई एक व्यक्ति की किसी बीमारी से लड़ने की जो क्षमता है वो उसकी इम्यूनिटी पे डिपेंड करती है। उसकी जितनी ज़्यादा इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी उतना ज़्यादा वो भारी से भारी बीमारी से लड़ पाएगा। और इम्यूनिटी अगर बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, बहुत ही ज़्यादा वीक है, तो छोटी से छोटी बीमारी उसके लिए जानलेवा हो जाएगी। वो डिपेंड करता है उसकी इम्यूनिटी पावर पर। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर सुनिएगा, जो ये हमारे मेंबर्स हैं, जो ये 3 लोग जिनको ये अवार्ड्स दिया गया है फिजियोलॉजी की कैटेगरी में, मेडिसिन की कैटेगरी में, क्यों? क्योंकि इन्होंने एक्सप्लेन किया है। जैसे कि हमने 3 नाम देखे थे, एक नाम देखा था शिमोन साकागुची। शिमोन साकागुची ने ट्रैक्स के बारे में समझाया ना, यानी रेगुलेटरी टी सेल्स के बारे में समझाया। और जो बाकी 2 मेंबर हैं मैरी ब्रंको और फ्रेड रैम्सडेल, उन्होंने हमें FOXP3 जीन के बारे में समझाया है, ध्यान रखिएगा।
तो जो अभी यहाँ पर जो साकागुची साहब हैं वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि जो CD4 सेल्स हैं उसी का ही यहाँ पर एक सबसेट है टी सेल्स। तो हमारे बॉडी में क्या होता है, रेगुलेटरी टी सेल्स भी होते हैं, ध्यान रखिएगा। रेगुलेटरी टी सेल्स को शॉर्ट फॉर्म में ट्रैग्स बोला गया है, TREGS, ट्रैग्स। तो अभी यहाँ पर ये कहते हैं कि जो ये ट्रैग्स है ना, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो फिर हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो ओवर रिएक्ट कर जाता है। आपकी इम्यूनिटी इतनी भी ज़्यादा स्ट्रांग ना हो जाए, इतना भी ज़्यादा ओवर रिएक्शन ना करना शुरू कर दे, जिससे क्योंकि मतलब इम्यूनिटी का काम क्या है, बॉडी में जो बेकार जितने भी यहाँ पर तत्व हैं, जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन उससे लड़ने का काम है। लेकिन जब इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिवेट हो जाती है, ध्यान से सुनना इस वर्ड को, ओवर एक्टिवेट, तो ओवर एक्टिवेट होने के बाद में हमारे बॉडी के ही सेल्स को मारना शुरू कर देती है वो। तो हमारे बॉडी के अच्छे सेल्स को नहीं मारना चाहिए था, लेकिन उसने अच्छे सेल्स को मारना शुरू कर दिया, जिससे अब बॉडी के अंदर में नई नई प्रकार की बीमारियां बनने लगती हैं। तो ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं ऑटो इम्यून डिजीज़, ध्यान रखिएगा। क्योंकि इम्यूनिटी ऑटो सेक्शन में काम कर रही है, उसमें बदलाव हो रहा है, सेल्स को मार रही है, नई प्रकार की बीमारियां आ रही हैं। तो ऑटो इम्यून डिजीज़ को सप्रेस करने के लिए, रोकने के लिए रेगुलेटरी टी सेल्स बहुत ज़रूरी हैं, ये बात इन्होंने बताया। दूसरा यहाँ पर जो राइटर हैं, सॉरी दूसरे जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने FOXP3 जीन के बारे में बताया। इन्होंने बोला कि ये जो टी सेल्स हैं, ठीक है टी सेल ज़रूरी हैं, लेकिन इस टी सेल को रेगुलेट कौन कर रहा है, इस टी सेल का मास्टर कौन है ऊपर, तो मास्टर है ये वाला FOXP3 जीन, ध्यान रखिएगा। ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है जो हमारे बॉडी के अंदर में जैसे DNA पढ़ते हैं, क्रोमोसोम्स पढ़ते हैं, तो X क्रोमोसोम पे ये पाया जाता है। तो ये मास्टर रेगुलेटर है। यही FOXP3 जीन क्या करता है, रेगुलेट करता है टी सेल को, और टी सेल फिर हमारे बॉडी में बीमारियों को मारने का काम करता है। लेकिन ध्यान रखना, यहाँ पे साइंटिस्ट ये कहते हैं कि अगर FOXP3 जीन में कोई भी किसी प्रकार का म्यूटेशन हो जाए, इस जीन में अगर कोई भी बदलाव हो जाए, अब जैसे ही बदलाव होता है वैसे ही यहाँ पर ये टी सेल्स को रेगुलेट करना बंद कर देगा, बीमारियां बॉडी में आनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि आपकी जो इम्यूनिटी है वो अच्छे सेल्स को मार रही होगी, नई नई प्रकार की बीमारियां डेवलप होंगी, यानी कि ऑटो इम्यूनिटी का केस बन जाएगा। समझ गए? तो इम्यून सिस्टम जो होता है इसका बैलेंस होना ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिवेट भी नहीं होना है और बहुत ज़्यादा अंडर एक्टिवेट भी नहीं होना है। बैलेंस होके काम करना है कि भाई बीमारी आई मार के ख़त्म, ऐसा भी ना हो इतने ही मार रहा है कि अच्छे सेल्स को मार दिया उसने। ठीक है, तो ये ऑन ऑफ वाला ऑप्शन नहीं है, बैलेंस वाला ऑप्शन है। तो बैलेंस करने का काम FOXP3 जीन का है और टी रेगुलेटरी सेल्स का है। और अगर इस जीन में कोई बदलाव हो गया, कोई भयानक बदलाव हो गया, तो उससे यहाँ पर ऑटो इम्यून डिजीज़ बन सकती है। इस चीज़ के लिए इनको ये अवार्ड मिला, एक्सप्लेन किया है इन्होंने हम सभी को ये बात। ठीक, चलिए अगले नोबेल प्राइज़ पर आते हैं। तो अगला नोबेल प्राइज़ जो है ये दिया गया है फिजिक्स की कैटेगरी में। तो जो फिजिक्स की कैटेगरी में नोबेल प्राइज़ दिया गया है वो क्वांटम टनलिंग के लिए दिया गया है, ध्यान रखिएगा। ये कौन कौन है भाई जिनको ये अवार्ड दिया गया है? पहले व्यक्ति हैं जॉन क्लार्क, दूसरे हैं माइकल H. डेवोरेट और तीसरे हैं जॉन M. मार्टिनेस। ठीक है, तो ये तीन नाम आपको देखने को मिलेंगे, नोबेल प्राइज़ इन फिजिक्स, जॉन क्लार्क, माइकल डेवोरेट एंड जॉन मार्टिनेस। ये इनको क्यों सम्मानित किया गया है इस अवार्ड से? रीज़न यह है क्योंकि इन्होंने एक डिवाइस बनाई है, जिस डिवाइस से हम क्वांटम टनलिंग को दिखा सकते हैं, डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं। और इन्होंने डिमॉन्स्ट्रेट किया भी है, इन्होंने भी हमको दिखाया है क्वांटम टनलिंग का कॉन्सेप्ट। अब ये फिजिक्स के अंदर में एक होती है क्लासिकल फिजिक्स यानी ऑर्डिनरी नॉर्मल फिजिक्स, और दूसरी होती है क्वांटम मैकेनिक्स यानी क्वांटम फिजिक्स, बहुत डिफिकल्ट होती है। तो इसी क्वांटम टनलिंग को इन्होंने दर्शाया, क्योंकि अभी तक जो क्वांटम टनलिंग होता था वो माइक्रो लेवल पर होता था, जो दिखाई नहीं देता था। अभी जो इन्होंने एक डिवाइस बनाई है उसके माध्यम से इन्होंने हमको विजिबल किया है, इन्होंने दिखाया है कि हाँ क्वांटम टनलिंग कैसे काम करता है। तो सर एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएगा कि बताओ फिजिक्स का जो नोबेल प्राइज़ है वो किस चीज़ के लिए दिया गया है? तो क्वांटम टनलिंग के दिया गया है। और क्वांटम टनलिंग क्या होता है? क्वांटम टनलिंग मतलब होता है कि बीच में कोई जो दीवार है उसको कोई पार्टिकल क्रॉस करके निकल जाए, पास करके निकल जाए, इसको बोलते हैं क्वांटम टनलिंग। ठीक है, सिंपल सी बात है। ये देखो भाई, हमारी जो नॉर्मल फिजिक्स है, नॉर्मल फिजिक्स क्या कहती है कि भाई यहाँ पर ये मान लो एक बैरियर है, एक दीवार बनी हुई है, आपने यहाँ से बॉल फेंका तो बॉल इस तरीके से चढ़ेगी, ऊपर से गिरेगी, नीचे उतर जाएगी, ठीक है, या टकरा के वापस चली जाएगी, यही तो होगा। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स ये कहता है कि इस बॉल को फेंकोगे तो ये बॉल इस बैरियर के अंदर में, ये जो बैरियर है ना, ये जो रुकावट है, इसके अंदर चली जाएगी और अंदर से बाहर निकल जाएगी, पार निकल जाएगी। ठीक है, क्यों? क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर में जो भी पार्टिकल्स होता है, जैसे यहाँ पर ये बॉल पार्टिकल है, ये पार्टिकल वेव की तरह कह सकते हैं परफॉर्म करता है, वेव की तरह एक्ट करता है। वेव मतलब जो तरंगे हैं उसकी तरह एक्ट करता है। तो जो बैरियर होता है ना, इस बैरियर के अंदर से ये तरंगे लीक कर जाती हैं, पार निकल जाती हैं।
तो इसी को यहाँ पर इन्होंने दर्शाया एक पर्टिकुलर मेथड से, और उस मेथड को नाम क्या दिया गया है, एक सेकंड देखिएगा, जिसका नाम है जोसेफ्सन जंक्शन। जोसेफ्सन जंक्शन के थ्रू दिखाया गया। इसमें इन्होंने ये दिखाया, मतलब दो सुपर कंडक्टर लिए, एक सुपर कंडक्टर ए है ये, एक सुपर कंडक्टर बी है ये। सुपर कंडक्टर क्या होते हैं, वो मटेरियल होते हैं जिसको हम लो टेम्परेचर में रखते हैं, यानी ठंडा रखते हैं, और ठंडा जितना ठंडा रखेंगे उतना ज़्यादा अच्छी तरीके से उसमें बिजली फ्लो होगी, बिजली बहेगी। ठीक है, बिना किसी रेसिस्टेंस के, बिना किसी रुकावट के बिजली मस्त बहेगी अगर उसे ठंडा रखोगे। तो सुपर कंडक्टर की यही खास बात है। तो हमने दो सुपर कंडक्टर लिए और इसके बीच में हमने एक इंसुलेटर लगा दिया। इंसुलेटर वो मटेरियल होता है जिसमें बिजली बहती ही नहीं है, जैसे रबर हो गया, पेपर हो गया, तो इसमें थोड़ी बिजली फ्लो होती है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती नहीं है इसके अंदर में। तो हमने बीच में एक इंसुलेटर रख दिया। ठीक है, तो क्वांटम मैकेनिक्स में ये देखा गया कि भैया इस सुपर कंडक्टर से जो हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करवाया, इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करवाया, वो यहाँ पे आके रुक जाना चाहिए था, क्योंकि बीच में इंसुलेटर है। यहाँ से बिजली कट हो जानी चाहिए थी, दूसरे सुपर कंडक्टर तक जानी नहीं चाहिए थी। लेकिन एक्चुअली में क्वांटम मैकेनिक्स में क्या हुआ, ये इलेक्ट्रिसिटी इस बैरियर को क्रॉस कर गई, इस इंसुलेटर के आर पार ये इलेक्ट्रॉन निकल गए और दूसरे के साथ में कनेक्ट हो गए। इसी को हम लोगों ने यहाँ पे क्वांटम मैकेनिक्स का नाम दिया गया है, ध्यान रखिएगा। और जो ये पर्टिकुलर दो सुपर कंडक्टर वाला कॉन्सेप्ट आपको समझाया है, इसको जोसेफ्सन जंक्शन कहा जाता है, कि दो सुपर कंडक्टर को हमने पतले से इंसुलेटर से मतलब अलग अलग कर दिया, लेकिन फिर भी इनके बीच में करंट फ्लो हो गया, यानी बीच में से क्रॉस कर गया। इसी को क्वांटम टनलिंग कहा जाता है। तो अभी तक ये छोटे स्तर पे होता था, लेकिन अभी इसको डिवाइस के माध्यम से दिखाया गया, जिस वजह से ये अवार्ड से सम्मानित किए गए हैं, मतलब तीनों के तीनों लोग। अब क्वेश्चन ये है कि सर इसका करेंगे क्या हम लोग, क्वांटम टनलिंग का कोई उपयोग है इसका? हाँ, भविष्य में इसका यूज़ किया जाएगा। क्वांटम कंप्यूटर में यूज़ हो सकता है, मैग्नोमीटर में यूज़ हो सकता है, क्वांटम वोल्टेज स्टैंडर्ड में, फोटोन डिटेक्टर्स में यूज़ हो सकता है। तो एप्लीकेशन ज़रूर से ध्यान रखिएगा। ठीक है, फिर इसके बाद दोस्तों तीसरा जो हमने नोबेल प्राइज़ डिस्कस किया था, वो केमिस्ट्री की फील्ड में डिस्कस किया था। तो ये 2025 का जो प्राइज़ है केमिस्ट्री के फील्ड में, ये किस किस को दिया गया है? अगेन यहाँ पर ये तीन पर्सनैलिटीज़ आपको देखने को मिलेंगे। एक है ओमार एम यकी, दूसरे हैं रिचर्ड रॉबसन और तीसरे हैं सुसुमु कतागवा। तो ये तीन पर्सन्स हैं जिनको केमिस्ट्री की फील्ड में ये नोबेल प्राइज़ दिया गया है। ये किस लिए दिया गया है? अभी भाई मेडिसिन की फील्ड में किस लिए दिया गया था? मेडिसिन की फील्ड में रेगुलेटरी टी सेल्स और OFOXP3 जीन के लिए दिया गया था। फिजिक्स की फील्ड में क्वांटम टनलिंग के लिए दिया गया था। केमिस्ट्री की फील्ड में जो नोबेल प्राइज़ दिया गया है, ध्यान रखिएगा, ये MOF के लिए दिया गया है। MOF मतलब मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स के लिए दिया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क क्या होता है? तो मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क भी एक ऐसा मटेरियल होता है, 3D क्रिस्टल मटेरियल होता है, जो मेटल आयन और ऑर्गेनिक लिंकर से मिलकर बना होता है। जैसे स्पॉन्ज होता है ना, स्पॉन्ज, स्पॉन्ज में आप पानी डालोगे तो बहुत सारा पानी को स्पॉन्ज एब्जॉर्ब कर लेता है। वैसे ही दोस्तों यहाँ पर ये स्ट्रक्चर MOF होता है, मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क। तो ये 3D क्रिस्टल मटेरियल है, फॉर्म की तरह एक्ट करता है। इसमें छोटे छोटे छेद होते हैं जिसमें पानी एब्जॉर्ब हो सकता है या फिर कार्बन एब्जॉर्ब हो सकता है। जो आज हम प्रदूषण कर रहे हैं ना, उस प्रदूषण को ये अपने अंदर सोख सकता है। तो क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए एक अच्छी टेक्नोलॉजी है MOF। समझ गए? पानी को साफ करने के लिए वाटर फिल्टरेशन में यूज़ किया जा सकता है MOF, जिसमें से जो यहाँ पर पानी है, पानी को सोख लेगा, जो कह सकते हैं पोल्यूशन उसको अलग कर देगा, तो उसमें यूज़ हो सकता है। हाइड्रोजन को स्टोर कर सकता है, पोल्यूशन को साफ कर सकता है। तो ये पावर है दोस्तों यहाँ पर इसकी MOF की, ध्यान रखिएगा। तो MOF के लिए मिला है, मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क के लिए मिला है। एग्जाम में क्वेश्चन मिल जाएगा, मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क क्या है? तो प्लीज़, मैंने एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाया था, मैं जानबूझ के ये क्वेश्चन लेकर आया हूँ ताकि आप MOF के बारे में कुछ और बातें जान सकें, कि MOF एक हाइब्रिड मटेरियल है जिसमें मेटल आयंस भी होते हैं प्लस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। तो दोनों से मिलकर बनता है ये मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क। ये 3D क्रिस्टलाइन फ्रेमवर्क या 3D क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है जो स्पॉन्ज की तरह बिहेव करता है, और स्पॉन्ज की तरह बिहेव करने के साथ साथ ये कार्बन को, हाइड्रोजन को, मीथेन को, फिर वाटर वेपर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकता है। ये इसकी ताकत है। इसका हम यूज़ कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं? तो ये जो हम लोग MOF की बात कर रहे हैं, मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क की, इसको एनवायरनमेंट के पर्पज़ के लिए यूज़ किया जा सकता है। स्पेशली जो यहाँ पे प्रदूषण होता है उसको कंट्रोल करने के लिए, कार्बन को कैप्चर करने की ताकत रखता है। केमिस्ट्री में यूज़ कर सकते हैं, इंडस्ट्रीज़ में यूज़ कर सकते हैं, पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बात हो गई हमारी MOF की। तो सर ये भी क्लियर हो गया। तो हमारा मेडिसिन क्लियर हो गया, फिजिक्स क्लियर हो गया, केमिस्ट्री क्लियर हो गया। नाउ नोबेल प्राइज़ जो है फिर एक और सेक्शन लिटरेचर में भी दिया जाता है। तो इस बार 2025 में लिटरेचर वाली कैटेगरी में जो नोबेल प्राइज़ दिया गया है वो लाज़लो क्रेज़्नाहोर्कई को यहाँ पर दिया गया है। ये वो पर्सन आपको देखने को मिलेंगे
जो स्पेशली कह सकते हैं कि नॉर्वे के रहने वाले व्यक्ति हैं। ठीक है, तो इनकी कुछ किताबें हैं जिसकी वजह से, क्योंकि लिटरेचर में ऑब्वियसली कुछ इंपॉर्टेंट नॉवेल्स वगैरह जो लिखता है उसी को ये अवार्ड दिया जाता है। माफ़ी चाहता हूँ, मैंने ये बोल दिया कि ये नॉर्वे के रहने वाले हैं, नॉर्वे नहीं, हंगरी के रहने वाले व्यक्ति हैं। ठीक है, तो नाम है इनका लाज़लो क्रस्नाहोर्गए। तो इनका जन्म होता है 1954 में। हंगरी और रोमानिया के बॉर्डर के बीच में एक जगह है ग्वेला, वहाँ पर इनका जन्म होता है। 2025 का नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर से इनको सम्मानित किया गया है। इनकी कुछ इंपॉर्टेंट किताबें हैं, तो नाम ध्यान रख सकते हैं। सबसे पहले जो किताबें न्यूज़ में हैं स्पेशली उन्हीं पे ध्यान रखना, उसके अलावा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर एक किताब है जिसका नाम है सेंटेनेंगो, दूसरी है मेलेंकली ऑफ रेसिस्टेंस, तीसरी है वॉर एंड वॉर और चौथी है बैरन वैकेम होम कमिंग। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये 4 किताबों के नाम बताए हैं। ये 4 किताबें मेजर वर्क्स हैं इनके। वैसे बहुत सारी किताबें इन्होंने लिखी हैं। तो इनको अपने लिटरेचर के लिए ही बहुत सारे अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इनको बुकर इंटरनेशनल अवार्ड मिल चुका है, नेशनल बुक अवार्ड मिल चुका है। नाउ फाइनली नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर भी इनको ही मिला है। तो नाम ध्यान रखिएगा। ठीक है, लिटरेचर की बात हो गई। नाउ फाइनली नोबेल पीस प्राइज़ के बारे में बात कर लेते हैं, जो शांति के लिए दिया जाता है। पीस प्राइज़ जिसकी हम बात कर रहे हैं, कल ही हम लोगों ने पीस प्राइज़ के बारे में डिस्कशन किया है, शायद आपको याद आ रहा होगा। तो जो नोबेल पीस प्राइज़ है, ये वेनेजुएला के अंदर में एक अपोजिशन लीडर है, नाम है इनका मारिया मैकाडो। इनको यहाँ पर इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपने देश यानी वेनेजुएला के अंदर में डेमोक्रेसी को प्रमोट करने के लिए हर प्रकार की कोशिश की है। ठीक है, तो इसमें भी कुछ ज़्यादा याद नहीं रखना है, नाम ज़रूर से याद रखना है। मारिया कोरिना मैकाडो इनका नाम है, वेनेजुएला के अंदर में रहती हैं। 2025 का नोबेल पीस प्राइज़ दिया गया है क्योंकि ये बोला गया है ये वो महिला हैं जो लगातार स्ट्रगल कर रही हैं वेनेजुएला के अंदर में सत्ता में बदलाव लाने की। क्योंकि सत्ता में बदलाव इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि वहाँ के करंट समय के जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं निकोलस मदुरो। और निकोलस मदुरो 2013 में वहाँ के प्रेसिडेंट बने, तब से अब तक ना वहाँ पे इलेक्शन होने दे रहे हैं ढंग से, ना वहाँ पे सत्ता बदल रही है। लोगों के जो वोटिंग पावर्स है वो छीन लिए गए हैं, डेमोक्रेसी ख़त्म हो चुकी है। तो ये लड़ रही हैं महिला, वहाँ पे डेमोक्रेसी की लड़ाई लड़ रही हैं। बीच में इन्होंने प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस करवाए भी, उसकी वजह से इनको अरेस्ट किया गया, बहुत हंगामा हुआ, प्रोटेस्ट हुआ, 20 से ज़्यादा लोगों की जान गई। तो इनका मेन पर्पज़ यही था कि भाई शांतिपूर्वक लड़ाई लड़ाई जाए, कोई बिना हिंसा के, बिना राइट के लड़ाई लड़ें और शांतिपूर्वक यहाँ पर सत्ता में बदलाव आए, लोगों के जो डेमोक्रेसी के राइट्स हैं वो लोगों को मिले, वोटिंग पावर लोगों को मिले। और इनको सपोर्ट किया है अमेरिका ने, यूरोपियन यूनियन ने, नोबेल कमेटी ने, सब ने यहाँ पर इनको सपोर्ट किया है। ये 20वीं महिला हैं जिनको नोबेल पीस प्राइज़ से सम्मानित किया गया है। ठीक है, क्यों किया गया है ये आपको पता चल चुका है। और ये आपको याद ही होगा कि जो नोबेल पीस प्राइज़ है इसको नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी के थ्रू दिया जाता है, नॉर्वे के अंदर ओस्लो में दिया जाता है। बाकी सारे जो नोबेल प्राइज़ हैं वो स्वीडन के अंदर में दिए जाते हैं, स्टॉकहोम नामक जगह पे। ठीक है, जो हम डिस्कस कर ही चुके हैं। चलिए आगे आते हैं। फिर यहाँ पर आपको एक आर्टिकल मिलेगा जो बहुत ही ज़्यादा शानदार है एंड बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसमें हम लोगों ने यहाँ पर आपको ध्यान होगा बात क्या की थी। बात की थी श्रीलंका, बेसिकली श्रीलंका को लेकर एक स्टडी आई है। उस स्टडी ने ये बताया है कि भारत के लिए नेचुरल ओशन बैरियर का काम करता है श्रीलंका। ये देखिए न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, जो स्टडी आई है वो स्टडी के ने क्या बताया मैं आपको समझाता हूँ। ये अपने पास में एक मैपिंग है, ये आप लोग देखोगे एग्जैक्टली श्रीलंका जस्ट हमारे नीचे प्रेजेंट है और श्रीलंका भारत के बीच में यहाँ पर एक पतली सी स्ट्रेट भी देखने को मिलती है। क्या मुझे आप बता सकते हैं इस स्ट्रेट को हम क्या कहते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में? ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि देखो हमारी समुद्र में अलग अलग प्रकार की वेव्स यानी तरंगे पैदा होती हैं। कुछ तरंगे तो लोकल विंड से पैदा होती हैं, जो अपनी लोकल विंड बन रही हैं वो तरंगे छोटी होती हैं, थोड़े समय तक चली वो पानी में मिल जाती हैं। लेकिन कुछ तरंगे होती हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, स्वेल वेव्स कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वेल वेव्स। ध्यान रखना ये बहुत ही ज़्यादा घातक होती हैं, हज़ारों किलोमीटर तक ये तरंगे पानी की जो लहरें हैं ये जा सकती हैं। स्वेल वेव्स बहुत ज़्यादा एनर्जी को जनरेट करती हैं, ध्यान रखिएगा। अब क्या होता है, इंडियन ओशन में ये स्वेल वेव्स बनती हैं और ये तरंगे इस तरीके से बहते हुए आती हैं। जब ये बहते हुए आती हैं तो भारत के कोस्टल एरिया में तबाही मचा सकती हैं, लेकिन आधी तरंगों को यहाँ पर श्रीलंका एब्जॉर्ब कर लेता है। तो श्रीलंका यहाँ पर क्या है, एक नेचुरल ओशन बैरियर का काम कर रहा है। एग्जाम में क्वेश्चन आप लोगों से बन जाए कि भारत के लिए नेचुरल ओशन बैरियर के लिए क्या क्या चीज़ काम करती है, तो श्रीलंका काम करता है। तो ये तरंगे आधी श्रीलंका के कोस्ट से टकराती हैं, इंडिया का ये वाला कोस्ट बच जाता है। भारत का इस वाले कोस्ट का बचना मतलब तमिलनाडु ऊपर आंध्र प्रदेश वाला रीजन प्रोटेक्ट हो जाता है। लेकिन असर किस पे पड़ता है, तरंगे, क्योंकि ये जगह तो खाली है भाई, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो ये तरंगे जाती हैं और केरला वाले रीजन को हिट कर देती हैं। तो केरला में थोड़ा इम्पैक्ट पड़ता है इन स्वेल वेव्स का। बाकी यहाँ पर आप देख पाओगे जो तमिलनाडु पे इम्पैक्ट पड़ना चाहिए था वो नहीं पड़ता, क्योंकि श्रीलंका उन सब स्वेल वेव्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो श्रीलंका की वजह से आज हमको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन मिलती है, ध्यान रखिएगा।
तो एग्जाम में बस खाली क्वेश्चन बन जाएगा स्वेल वेव्स को लेकर। तो स्वेल वेव्स ध्यान रखिएगा लंबी तरंगे होती हैं, हाई एनर्जी वेव्स होती हैं जो कि बेसिकली बड़े तूफान से जनरेट होती हैं, बड़े डिस्टेंस को ट्रैवल करती हैं और उसके बाद में किसी कोस्टल रीजन तक पहुंचती हैं। फाइंडिंग्स यहाँ पर यह है कि 96% जो स्वेल वेव्स हैं दोस्तों वो वेस्ट कोस्ट को हिट करती हैं। वो तमिलनाडु तक नहीं जा पाती लेकिन केरला को हिट कर जाती हैं। और तमिलनाडु तक इसलिए नहीं जा पाती क्योंकि बीच में श्रीलंका आ जाता है, तो वो श्रीलंका के कोस्टल रीजन को हिट करती हैं। तो स्वेल वेव्स का हम पता कैसे लगाते हैं, तो हमारे लिए कुछ इसके लिए इंस्ट्रूमेंट बनाए गए हैं, ध्यान रखिएगा। वेव राइडर बियोस है, वेव वॉच 3 मॉडल है जो बेसिकली इन तरंगों के बारे में हमको समझाता है। तो स्वेल वेव्स के बारे में बस खाली ध्यान रखना है, एक छोटा सा डिफरेंस है कि वो थोड़ी सी अलग हैं, लंबे समय तक लंबे ट्रैवल करती हैं, हज़ारों किलोमीटर की दूरी को तय भी करती हैं। फिर याद होगा कि हमने एक एडिटोरियल डिस्कस किया था रिगार्डिंग गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम, याद है नहीं? यहाँ पर जो राइटर हैं वो ये कहते हैं गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम को वापस से भारत में एक्टिव करना होगा, जिससे लोगों के घरों में जो रखा हुआ सोना है इसको हम सर्कुलेट कर सकें देश में, और देश में जो सोने की जो ज़रूरत है वो बिना बाहर से मंगाए पूरा किया जा सके। कहोगे कैसे? आइए बात करते हैं। तो आइए हम बात कर रहे हैं यहाँ पर गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के बारे में, ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट है। गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम को लॉन्च किया गया था नवंबर 2015 में मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस के माध्यम से, ध्यान रखिएगा। इस स्कीम का मेन पर्पस क्या है कि जो आइडल गोल्ड है, आइडल मतलब जो घर में पड़ा हुआ बेकार सोना है। कहोगे सोना बेकार थोड़ी होता है, हाँ मैं कब कह रहा हूँ सोना बेकार पड़ा है, घर में आपका सोना रखा हुआ ही तो है, आप उसका यूज़ थोड़ी कर रहे हैं। तो इस स्कीम का मेन पर्पस है जो घर में रखा हुआ सोना है इसको ले जाकर यहाँ पर गवर्नमेंट को देना। ठीक है, गवर्नमेंट यहाँ पर लेगी, उसके बदले में मतलब आप गवर्नमेंट को दे सकते हैं, वो आपको बॉन्ड पेपर्स दे देगी कि भाई आपने सोना उनके पास में रखा है, उसके बदले में कितना सोना रखा है सब कुछ डिटेल हो जाएगी। तो समय के हिसाब से जैसे जैसे सोने का रेट बढ़ेगा उसके हिसाब से ब्याज आपको मिल जाएगा, तो इंटरेस्ट के साथ में आपको कैश मिल जाएगा। आप कैश लेना चाहें बाद में तो कैश ले सकते हैं, आप अपना गोल्ड लेना चाहें तो गोल्ड ले सकते हैं, समझ गए? तो ये है मेन पर्पस। इसमें बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं कि भाई हमारे जो गोल्ड की ज्वेलरीज वगैरह है इनके मॉडल्स पुराने हैं, दे देते हैं, क्या दिक्कत है? प्राइस बढ़ेगा धीरे धीरे करके, 2-3 साल बाद यहाँ पर ले लेंगे वापस, है ना? और मतलब ज्वेलरी नहीं लेंगे, कैश ले लेंगे, और कैश बढ़कर मिलेगा, इंटरेस्ट के साथ में मिलेगा, गोल्ड का प्राइस जैसा होगा उस हिसाब से कैश मिलेगा। तो लोगों की कई बार ये सोच होती है। तो इससे क्या होगा, गवर्नमेंट को वो ज्वेलरी जमा कर आते हैं। अब सरकार के पास में, बैंक के पास में वो ज्वेलरी जब आती है, ध्यान रखिएगा, तो उस ज्वेलरी को वो पिघलाकर सुनार को दे देंगे। अभी क्या होता है, सुनार को जब सोने की ज़रूरत होती है तो बाहर अलग दूसरे देशों से मंगाता है। तो आज मैंने आपको बताया ना, इंडिया के पास में घरों में भरपूर मात्रा में सोना प्रेजेंट है। ये देखो डेटा क्या कहता है कि इंडिया में जो प्राइवेट गोल्ड होल्डिंग्स है वो लगभग 25,000 टन के आसपास है। इंडिया के घरों में जो सोना रखा हुआ है उसकी वैल्यू ही $2.4 ट्रिलियन है, समझ गए? और तब भी उसके बावजूद भी हमें इंपोर्ट करना पड़ रहा है सोना। तो इंपोर्ट बिल भारत का बढ़ रहा है, व्यापार में हमको एक घाटा हो रहा है। तो गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम का यही पर्पस है कि भैया इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा। भाई घरों में जो रखा हुआ सोना है जिसका अब लोग लग रहा है कि भाई उस सोने को हम कैश में बदलना चाहते हैं, दे दो गवर्नमेंट को गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के अंडर में। वो आपको बाद में कैश में लेना हो तो कैश में ले लेना, गोल्ड में लेना हो तो गोल्ड में ले लेना। कैश में लोगे तो गवर्नमेंट उसको पिघला कर सुनार को दे देगी। जो सोने की ज़रूरत बाहर से पूरी हो रही थी वो सोने की ज़रूरत आपने यहाँ पर दे दिया, तो देश का ही सोना सर्कुलेट हो रहा है देश के अंदर में, समझ गए? तो एक गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम में 3 अलग अलग फेसेस को लॉन्च किया गया था कि आप जब भी गोल्ड डिपॉजिट करेंगे तो एक मीडियम टर्म के लिए कर सकते हैं, दूसरा लॉन्ग टर्म के लिए कर सकते हैं, तीसरा शॉर्ट टर्म के लिए कर सकते हैं। तो मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म वाला फेस बंद कर दिया गया है। मीडियम टर्म में लगभग यहाँ पे गोल्ड डिपॉजिट आप करते थे 5 से 7 साल के लिए, लॉन्ग टर्म में लगभग 12 साल तक डिपॉजिट करते थे, 12 साल के लिए। लेकिन शॉर्ट टर्म के अंदर में 1 से 3 साल के लिए डिपॉजिट करो और उसके बाद में कैश चाहिए, गोल्ड चाहिए, जो मर्जी है वो ले लो। और ऐसे ही मीडियम टर्म में क्या होता था, मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म में पहले जो होता था, क्योंकि ये बंद हो चुका है अब, मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म जारी है। तो मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म में ये होता था कि केवल कैश मिलता था, आप लंबे समय के लिए गोल्ड को दे दिए, ठीक है, लेकिन कैश मिलता था उसके बदले में। इसका बेनिफिट ये था कि गवर्नमेंट को गोल्ड इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, हमारा इंपोर्ट बिल कम हो जाता, करंट अकाउंट डेफिसिट कम हो जाता था, ठीक है, क्योंकि आज हम लोग अपने देश की जो ज़रूरत है उसी के हिसाब से काम कर रहे हैं, समझ गए? तो ध्यान रखिएगा, यह है गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम का पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट। फिर याद होगा हमने डिस्कस किया था कि इंडिया सोलर पंप स्कीम को अफ्रीका और आइलैंड नेशंस में लेकर जा रहा है। तो सोलर पंप स्कीम याद आ रहा होगा, पीएम कुसुम की यहाँ पर बात हो रही है एग्जैक्टली। तो ये जो पीएम कुसुम स्कीम है जिसकी फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान, तो पीएम कुसुम स्कीम को आज हम इंटरनेशनल लेवल पर जा रहे हैं। अफ्रीका में यहाँ पर इस स्कीम के जो फ़ायदे हैं वो पहुँचाने की बात हो रही है। तो इस स्कीम का मेन पर्पज़ क्या है? सॉरी, इस स्कीम का मेन पर्पज़ है भारत के अंदर में स्पेशली खेतों में सोलर पंप्स को ज़्यादा से ज़्यादा लगवाना।
क्योंकि पंप्स की ज़रूरत होती है। पंप्स क्या करते हैं, पानी को निकालते हैं ज़मीन से नीचे और पानी को खेतों में छोड़ते हैं सिंचाई के लिए। तो उसके लिए पंप की ज़रूरत होती है। लेकिन आज जो पंप चलते हैं वो डीजल से चलते हैं, और डीजल जलता है तो इससे बहुत सारा प्रदूषण होगा, कार्बन पोल्यूशन होगा। तो इसके लिए सोलर पंप बेस्ट है। पंप बेसिकली सोलर पैनल से चलेंगे, सूर्य की ऊर्जा से चलेंगे। ठीक है, तो इससे कोई बिजली का खर्चा नहीं आएगा। उल्टा ज़्यादा बिजली बनाने पर आप उसको वापस से सरकार को बेच सकते हैं, जिसका पैसा भी आपको मिलेगा, यानी किसानों को यहाँ पर ये फ़ायदा हो सकता है। तो ये मेन पर्पज़ था पीएम कुसुम का। और ये कौन से मंत्रालय के अंडर में आता है, ध्यान रखिएगा, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंडर में आता है। इसका जो टोटल बजट है 34,000 करोड़ रुपए है, और हमारा टारगेट है कि 2026 तक 348 गीगावाट तक हम लोग ये सोलर पावर के थ्रू जो पंप्स हैं इनको चला सकें। इसमें बहुत सारा काम हो चुका है, ग्रिड से कनेक्टेड प्लांट्स लगवाए गए हैं बहुत सारे लोगों के माध्यम से, बहुत सारे लोग पंप लगवा रहे हैं, 70% काम इसमें हो चुका है। और जो ग्रिड पंप्स हैं जो सीधा ग्रिड से कनेक्टेड हैं वो भी यहाँ पे लोगों ने लगवाए हैं। समझ गए? तो ये सोलर पंप्स की बात हो रही है, स्पेशली खेतों में जो इस्तेमाल होता है। तो इसमें 60% गवर्नमेंट भी खर्च कर रही है, 30% लोन के थ्रू, 10% फार्मर्स, यानी फार्मर्स भी यहाँ पर सब्सिडी वगैरह मिल जाती है। आपको पता है आजकल बहुत पैसा वापस भी आ जाता है जब आप सोलर पैनल लगवाते हैं। तो ये जो पीएम कुसुम स्कीम है ना, पीएम कुसुम स्कीम के अंडर में ही एक और स्कीम भी आती है जिसको बोलते हैं पीएम सूर्य घर स्कीम या मुफ्त बिजली योजना। तो मुफ्त बिजली योजना 2024 में लॉन्च की गई थी। इसमें टारगेट है सरकार का कि 1 करोड़ घरों के ऊपर में सोलर पैनल्स को लगवाना। इसका मेन पर्पज़ ये होगा 300 यूनिट तक फ्री पावर जनरेट कर सकेगा। बजट 75,000 करोड़ रुपए सरकार ने अनाउंस किया है, जिससे लोगों को ट्रेनिंग मिलेगी, लोगों को स्किल्स यहाँ पे प्रोवाइड करवाई जाएंगी, सब्सिडी लोगों को मिलेगी, है ना। इससे क्या होगा कि लोगों के घरों के अंदर में जो बिजली की ज़रूरत है वो सोलर पैनल्स के थ्रू कवर हो रही होगी। उनको ज़्यादा सरकार से बिजली खरीदनी नहीं पड़ेगी, क्योंकि सरकार से बिजली खरीद रहे हो तो मतलब आप कोयले से जली हुई जो बिजली है उसको परचेज़ कर रहे हैं, और कोयले से हो रहा है ढेर सारा प्रदूषण। तो समझ गए, इसीलिए सोलर पैनल्स को प्रमोट किया जा रहा है। तो आज अफ्रीका में यही प्रॉब्लम है, अफ्रीका के बहुत सारे देशों में बिजली की कमी है, सूखा पड़ा हुआ रीजन है। तो वहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे करके ये सोलर पंप्स पहुँचा रहे हैं, ताकि सोलर पंप्स के माध्यम से, क्योंकि गर्मी पड़ती है बिकट, लगातार यहाँ पर धूप रहती है, तो सोलर पंप्स अच्छे से चल पाएंगे, दिन में खेतों में सिंचाई हो पाएगी, अच्छी फसल का प्रोडक्शन हो पाएगा। तो पीएम कुसुम और पीएम सूर्य योजना दोनों के बारे में ध्यान रखिएगा। आ जाते हैं अगले आर्टिकल पर, जो हमारा आज का आखिरी टॉपिक है, और एक सप्ताह का पूरा करंट अफेयर्स, या एक सप्ताह का कह सकते हो पूरा न्यूज़पेपर मैंने आपका कवर करवा दिया है, विदाउट स्किपिंग एनी रेलिवेंट पॉइंट। ये याद होगा, यहाँ पे हमने डिस्कस किया था भारत के नेशनल रेड लिस्ट असेसमेंट ऑफ इंडियन फ्लोरा एंड फोना के बारे में। नहीं याद है तो आपको बता देता हूँ। जैसे आपको पता होगा, आज इंटरनेशनल लेवल पर आईयूसीएन नाम की एक बॉडी होती है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर इसका नाम है। तो ये रेड लिस्ट अपनी बनाते हैं, डेटा बुक भी जारी करते हैं, जिसमें ये दिखाते हैं कि दुनिया में कितनी प्लांट्स की स्पीशीज़ हैं जो खतरे में है, कितनी प्लांट्स की स्पीशीज़ हैं या कितनी जानवरों की प्रजातियां हैं जो खतरे में हैं। तो ये अभी इंटरनेशनल लेवल पर काम होता है। तो वैसा ही कुछ भारत अपना खुद का पर्सनल डेटा बुक लाने की कोशिश कर रहा है, और ये बताया जा रहा है 2030 तक इंडिया अपना खुद का पर्सनल डेटा बुक लेकर आएगा। क्योंकि इंडिया अभी दोस्तों मेगा डाइवर्स कंट्रीज़ में काउंट होता है, क्योंकि जब बात आती है बायोडाइवर्सिटी की, जैव विविधता की, तो यहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स की प्रजातियों की हम बात कर रहे होते हैं। तो आज दुनिया में 17 मेगा डाइवर्स कंट्रीज़ हैं, उसमें से भारत भी एक देश है। ठीक है, तो दुनिया में जितनी भी डाइवर्सिटीज़ के हिसाब से जो प्लांट्स और एनिमल्स की प्रजातियां हैं, उसमें से बहुत सारी प्रजातियां भारत में पाई जाती हैं। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो हम लोग 2030 तक अपना डेटा बुक तैयार करेंगे, उसमें भारत की 11,000 अलग अलग प्रकार की पेड़ पौधों और जानवरों की प्रजातियों का डेटा होगा, कि कौन कौन सी प्रजातियां हैं जो खतरे में हैं, ख़त्म होने वाली हैं, जिसको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। वो डेटा बुक रिलीज़ होने वाला है। बस एग्ज़ाम के लिए इतना ध्यान रखना, इसके अलावा कुछ नहीं है। एग्ज़ाम में ये ध्यान रखना कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन ये बन जाएगा कि बताओ नेशनल रेड लिस्ट, ये है इंटरनेशनल रेड लिस्ट, ये इंडिया नहीं लाता है, ध्यान रखिएगा। हम नेशनल रेड लिस्ट की बात कर रहे हैं जो भारत लेकर आएगा। इसको कौन इंप्लीमेंट करने वाला है? तो ऑब्वियसली क्योंकि एनवायरमेंट की बात हो रही है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ही इसको लागू करने वाला है। इसमें 11,000 से ज़्यादा प्रजातियों का डेटा कवर होगा। इंडिया 17 मेगा डाइवर्स कंट्रीज़ में से एक मेगा डाइवर्स कंट्री भारत भी है। समझ गए? और आईयूसीएन रेड लिस्ट के जरिए हम इंटरनेशनल जितने भी एग्रीमेंट है उसको फॉलो कर रहे होंगे। सीबीडी एग्रीमेंट है, कन्मिंग मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, इन सब के साथ हम लोग चल रहे होंगे, क्योंकि जितने भी इंटरनेशनल एग्रीमेंट भारत ने साइन किए हैं, सारे के सारे एग्रीमेंट बायोडाइवर्सिटी की सुरक्षा की बात करते हैं, प्लांट्स एनिमल्स की स्पीशीज़ को बचाने की बात करते हैं। और हम भी जो ये डेटा बुक जारी करेंगे, इसमें जो अलग अलग प्लांट्स और एनिमल्स की प्रजातियों का डेटा होगा,
उसमें ये पता चलेगा कौन खतरे में है। तो कोई सी प्रजाति अगर खतरे में है तो उसको सुरक्षा की लेकर बात की जाएगी, उसके लिए कुछ अलग पॉलिसीज़, प्रोग्राम्स वगैरह लेकर आए जाएँगे। समझ गए? तो ये भी दोस्तों यहाँ पे हो जाता है हमारा समाप्त। तो ये था आज का पूरा सेशन, 1 घंटे में पूरे सप्ताह का मैंने आपका रिविज़न करवा दिया, लिटरली पूरे सप्ताह का हर एक चीज़। तो सेशन कैसा लगा? ये वीकली रिविजन्स आगे भी कंटिन्यू रखने हैं, नहीं रखने हैं? अपने फीडबैक ज़रूर से मेंशन कीजिएगा, क्योंकि इस वाले वीडियो में थोड़ा समय लगता है, मेहनत लगती है। तो प्लीज़ अपने जो फीडबैक्स हैं, फीडबैक ज़रूर से देना कि हाँ, आपको ये जो वीडियो है कि आपकी लाइफ में किस तरीके से एक रोल प्ले कर रहा है। ठीक है? चलिए मिलते हैं। बाकी पेड ग्रुप जॉइन कर सकते हैं, ये इन्फॉर्मेशन आपके पास में है। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।